दोस्तों आज हम करेंगे बाहुबली सीरीज का लेक्चर 6 का पार्ट 2। देखो लेक्चर 6 तक आप लोगों ने कर लिया होगा, लेक्चर 6 का पार्ट 1 भी कर लिया आपने। आज हम करेंगे लेक्चर 6 का पार्ट 2, जिसके अंदर हम चैप्टर 1 से लेकर 13 तक के सभी चैप्टर के बेसिक्स, नोट्स, फॉर्मूला चैप्टर वाइज रिवाइज करेंगे। ठीक है, हम सबको पता है भाई, अगर पेपर में अच्छा स्कोर करना है तो सभी चैप्टर्स के बेसिक्स, थ्योरी, फॉर्मूला आपको दिमाग में आना चाहिए। तो यही सोच के मैं ये बाहुबली सीरीज का ये वाला लेक्चर बनाया है, ताकि आपको सभी चैप्टर्स के नोट्स, बेसिक्स, फॉर्मूला रिवाइज हो जाए। तो आपको जरा कुछ नहीं करना है, नोटबुक निकालना है और उसको लिख लिख कर प्रैक्टिस करना है, लिख लिख के रखना है, समझना लिख लिख कर, ताकि आप एग्जाम तक दिमाग में उसको डाल सको और एग्जाम में उसको अप्लाई करके 100 में से 100 भी स्कोर कर लोगे। क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला तो हमारा है फर्स्ट छोटा सा डेफिनेशन अपना। क्या डेफिनेशन बोल रहा है भाई कि भाई रिलेशन क्या होता है? सिंपल है। तो जब ए क्रॉस बी कर देंगे, एक ए सेट एक बी सेट है, उनमें क्रॉस हो गया तो क्या उनका रिलेशन बन गया। सिंपल सी बात है। फिर हमारा टाइप्स ऑफ रिलेशन आ जाएगा। जैसे कि फर्स्ट हमारा क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहता है कि ए और ए, मतलब एक बंदा है वो आप अपने आप में ही रिलेशन है, मतलब सेल्फ रिलेशन हो गया। मतलब एक बंदा खुद से भी प्यार करता है, करता नहीं करता है? हर इंसान खुद से प्यार करता है, तो ये हो गया अपना रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव के लिए याद रखना ए कोमा ए होगा, ए जो होगा वो उस साइड से बिलोंग कर रहा होगा, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। एक क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में पूछा जाता है यहाँ से, क्या टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? तो लिख लो बेटा, ए टू बी में 2n² माइनस का n, ये याद रखना। टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, n का मतलब n ए के अंदर कितने हैं, कितने एलिमेंट है। अब आगे सेकंड में सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब तो पता है भाई साहब क्या होता है कि अगर ए बी है तो बी और ए का होना जरूरी है। क्या बोला मैंने? ए और बी है, बी ए का होना जरूरी है। समझे? ये क्या है? सिमेट्रिक रिलेशन। देखो तुम लोगों को आता है, प्रैक्टिस भी कर चुके हो, एग्जाम भी दे चुके हो फर्स्ट टर्म का। जहां तक मुझे पता है, जहां तक लगता है कि हर किसी का अपने अपने स्कूल में एग्जाम होता है। ठीक है, इस टाइम पे फर्स्ट टर्म का एग्जाम चल रहा है, तो आप लोगों को पता ही होगा कि भाई क्या है सिमेट्रिक, क्या है। ये छोटा सा रिवीजन है। बाकी नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, ये रहा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला बुक में नहीं होता है, पर एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान देना। ठीक है, बाकी ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव का मतलब ट्रायंगुलर। क्या होता है? ट्रायंगुलर। ए बी के साथ है, बी सी के साथ है, तो सी का ए के साथ होना जरूरी है, तभी ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। मतलब मैं किसी का फ्रेंड हूं, वो किसी और का फ्रेंड है, तो हम तीनों का आपस में फ्रेंडशिप होना जरूरी है, वरना फ्रेंडशिप चलेगा ही नहीं। समझे? तो ये हो गया हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, ए बी है, ए बी है, बी सी है, तो ए सी का होना जरूरी है। क्लियर हो गया? आसान है, चीजें बहुत आसान है। एम्पटी रिलेशन मतलब रिलेशन नाम के लिए है, कुछ काम नहीं है उसके अंदर, मतलब कुछ कोई एलिमेंट ही नहीं है, काम खत्म। वैसे इतना ही पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस नॉलेज के लिए बता देता हूं मैं कि एम्पटी क्या होता है। यूनिवर्सल रिलेशन, जितने भी रिलेशन होते हैं उन सबका एक पता होता है, जिसके मतलब पूरा रिलेशन उसके अंदर हो, टिका हो, तो वो हमारा क्या है? यूनिवर्सल रिलेशन है। बस सिंपल है। ठीक है, काम का नियम हमारे सिलेबस में नहीं है, बट ठीक है, पढ़ लेते हैं। फॉर्मुला क्या क्या यूज करना है? तो ये हो गया, हमें नंबर्स ऑफ सब्जेक्ट्स निकालना, एलिमेंट्स निकालना, ये रहा फॉर्मुला। ठीक है, लिख लेना, एक बार एग्जाम में आया था तो याद आया तो लिख दिया मैंने। बाकी क्या है? नंबर ऑफ रिलेशंस, ये क्लास 11 में भी था कि नंबर ऑफ रिलेशन क्या होगा? तो 2 की पावर m मल्टीप्लाई n। समझे? नंबर ऑफ क्या है? रिलेशन है। m का मतलब देखो, ए सेट में जितने एलिमेंट है उसको m बोलेंगे, बी सेट में जितने एलिमेंट है उसको n बोलेंगे। ठीक है, ये हो गया नंबर ऑफ रिलेशन। ठीक है, एक एमसीक्यू आपके एग्जाम में यहां से आने का चांस रहता है हमेशा से। बच्चे भूल जाते हैं फॉर्मूला, फिर छोड़ देते हैं। बाकी है नंबर ऑफ रिलेशन सेट ए विद एन एलिमेंट। देखो अब यहाँ पे ए से बी था नंबर ऑफ रिलेशन, तो क्या था? ये रहा फॉर्मूला। लेकिन सिर्फ ए सेट हो, मतलब ए को ए से ही करना है, मतलब खुद का रिलेशन खुद के साथ बनाना है, तो क्या होगा? ये होता है फॉर्मूला। दो सेट होगा तो ये फॉर्मूला, एक सिंगल सेट ये वाला फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ रिलेशन का। चलो ये आ गया, वेरी गुड। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है भाई साहब? देखो जब कोई रिलेशन सिमेट्रिक हो, रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो, तो समझ जाना, क्या समझ जाना कि वो क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, बस सिंपल ये कहानी है। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए एक छोटा सा ट्रिक है, ये क्या ट्रिक है कि भाई अगर किसी भी सेट में एलिमेंट 1 है तो इक्विवेलेंस रिलेशन कितना होगा? 1 होगा। याद कर लो यार, एमसीक्यू में आएगा तुम छोड़ दोगे, दिक्कत होगी। ठीक है, अगर n2 है तो इक्विवेलेंस रिलेशन कितना होगा? 2 होगा। n3 होगा 5 होगा। इसे याद कर लेना, इसको याद करने का अलग भी मेथड है, बस इसे रट्टा मार लो, याद कर लो। ठीक है, एक और इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए एक चीज और मैं बताता हूं, ध्यान रखना। क्या बता रहा हूं? कि लिखा हो पैरेलल, ठीक है, सिमिलर, राइट एंगल, ट्रायंगल लिखा हो या राइट एंगल लिखा हो, सेम लिखा हो कहीं पे भी, मतलब ये सब अगर लिखा हो आपको मिल गया, सेम डिस्टेंस, सेम पेज, सेम एज, सेम सेक्स, सेम कुछ भी, याद रखना। अगर ये लिखा हुआ है तो याद रखना वो ऑटोमेटिक इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। एक एमसीक्यू आपसे पूछेंगे कि बताओ भाई ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। क्या पूछेंगे? बताओ ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है, तो बोल दोगे भाई सेम लिखा हुआ है ना, सेम डिस्टेंस लिखा हो, सेम पेज लिखा हो, सेम जेंडर लिखा हो, सेम सेक्स लिखा हो, कुछ भी सेम लिखा हो, समझ जाना क्या है वो इक्विवेलेंस रिलेशन। भाई साहब एक एमसीक्यू यहां से पूछेंगे आपसे। ठीक है, देखो 2 एमसीक्यू पूछते हैं चैप्टर से है, और एक क्वेश्चन पूछेंगे, एक या 2 क्वेश्चन पूछेंगे आपको 2 to 3 मार्क्स में,
बढ़िया बढ़िया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, बहुत इजी है यार, बहुत इजी, पर टिक लगा दो। सेम देखो, टिक लगाओ। पैरेलल लिखा हुआ है, टिक लगा दो। सिमिलर लिखा हुआ है, टिक लगा दो। राइट एंगल ट्रायंगल लिखा है, टिक लगा दो। इक्वल ट्रायंगल लिखा है, टिक लगा दो। समझे? चलो अब आते हैं फंक्शन के ऊपर, ठीक है। फंक्शन का तो पता है भाई कि भाई ए है और बी है, तो इसका हर इमेज इसके अंदर होना चाहिए। सिंपल सी बात है। ए के अंदर जितने भी बंदे हैं उनका एक ना एक बंदी भाई बी के अंदर होनी चाहिए, नहीं है तो भाई फंक्शन नहीं बन पाएगा, ठीक है। सिंपल सा ये कहानी है। आगे देखते हैं डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। देखो भाई साहब, डोमेन का मतलब होता है एक्स की वैल्यू, तो पता है तुम्हें, ठीक है। रेंज का मतलब वाई का वैल्यू। ये होता है ए सेट में, ये होता है बी सेट में। और कोडोमेन का मतलब बी सेट। कोडोमेन का मतलब बी सेट होता है सबके सब। बी सेट में जितने भी एलिमेंट है वो कोडोमेन है। तो कोडोमेन को भी पूछे आपसे क्या होता है, तो बी सेट को लिख देना। उस पर जितने भी एलिमेंट हो, चाहे वो यूज हो रहे हैं, नहीं हो रहे, कुछ भी हो रहा हो, बी सेट क्या होगा अपना, कोडोमेन। क्या होगा, कोडोमेन, ठीक है। अब बोलोगे सर रेंज भी तो बी सेट है, नहीं। बी सेट के अंदर जो भी वाई होगा यूज होने वाले एलिमेंट, बी सेट का यूज होने वाला एलिमेंट ही रेंज है। फॉर एग्जांपल ये ए है, ये बी है, 1 2 3 4 5 6, ये इसका हो गया, इससे हो गया मामला सेट। अब ध्यान देना, तो यहाँ पे जो रेंज होगा हमारा 4 और 5 होगा, बस बात खत्म। क्योंकि बी सेट के अंदर 4 और 5 ही यूज हो रहा है, तो क्या हो गया अपना रेंज। अब कोडोमेन तो भाई 4 5 6 हो रहा है, और डोमेन तो 1 2 है। समझे? कहने का मतलब है कोडोमेन और रेंज में फर्क है, ठीक है। क्या फर्क है कि कोडोमेन पूरा होता है चाहे यूज होना हो बी सेट, और रेंज का मतलब बी सेट के अंदर वो एलिमेंट है जो यूज हो रहा है। समझे? तो बहुत सिंपल फंडा है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। चलो आगे, हमें फंक्शन का मतलब पता है। फंक्शन में होता है एक 1 1, एक होता है 1 2, ये आप सबको पता है। हाँ, 1 1 को इंजेक्टिव भी कहते हैं भाई, पता है, ठीक है। 1 1 की थोड़ी सी कहानी है, सुन लो, मजा आएगा। क्या पता, 1 1 कहता है अगर x दोनों का सेम है तो y भी सेम आएगा, तो ये 1 1 है। x दोनों का अलग अलग है तो y भी दोनों का अलग अलग आएगा। अगर x सेम है y अलग अलग है तो 1 2 नहीं है भाई, 1 1 नहीं है। 1 1 इन दोनों केस में ही होगा, बस। क्या बोला मैंने, तो 1 1 होगा इन दोनों केस में ही होगा, इस केस में नहीं होगा, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन टू को बोलते हैं सब्जेक्टिव। क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव, ध्यान रखना, ठीक है। ऑन टू कहता है y है तो x भी होगा, बात खत्म। ऑन टू का सिंपल फंडा है, अगर y है, क्या बोला मैंने, y है तो x भी होगा, वरना वो ऑन टू नहीं होगा, सिंपल। नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव मतलब 1 1, ठीक है। दो केस है, पहला बोलता है ये मान लो a है, ये b है, इसमें m है, इसमें n है, ठीक है। अब ध्यान देना, ये बोल रहा है अगर ये जो m है इसमें जो एलिमेंट है वो इससे ज्यादा है तो परमुटेशन के थ्रू निकाल सकते हो इसका आंसर, ठीक है, सिंपल। अगर ये ज्यादा हुआ, अगर m ज्यादा हो गया तो आंसर क्या आएगा, 0। ये ध्यान रखना, हमेशा आपके अगर एमसीक्यू आएगा तो आंसर 0 होगा, ध्यान रखना, ठीक है। 2 3 बार मैंने देखा है आंसर 0 होता है, क्योंकि देखो मान लो यहाँ पे एक 4 भी है, 7 है, तो m कितना है हमारा, m हमारा 4 है, n कितना है, 3 है। अब देखो ये वाला जो है n जो है m से छोटा है कि नहीं है, तो छोटा ये रहा ना, इसका आंसर क्या आएगा इसके अंदर, 1 1 0 होगा, 1 1 0 होगा। समझे? इन सबको नोट करते जाना, ये जो मैंने लिख दिया खिंची पिछे करके, भाई इसको नोट्स बनाओ अपना, अच्छा प्रॉपर अच्छे से नोट्स बनाओ, तभी काम बनेगा। ऐसे होता है रिवीजन, तभी काम होगा। चलो एक छोटा सा है माइंड मैप लेके आया आप लोगों के लिए, रिवीजन के लिए। देखो माइंड मैप का मतलब क्या होता है, अपने हिसाब से बना लो, तुम्हें जो समझ में आया छोटी मोटी चीजें लिख लो एक साथ, और उसको फैमिली बना लो, ठीक है। अपने हिसाब से जो तुम्हें सही लगे बना लो, अपने दिमाग में याद रखने के लिए। ये छोटा सा माइंड मैप है, क्या पता इससे तुम्हें चैप्टर याद करने में या दिमाग में रखने में इजी हो। तो देखो रिलेशन एंड फंक्शन की बात हो रही है, ठीक है। तो देखो पहले हम टाइप्स ऑफ फंक्शन देख लेते हैं। तो क्या है हमारा, 1 1 है, ऑन टू है। 1 1 को इंजेक्टिव बोलते हैं, ऑन टू को सब्जेक्टिव बोलते हैं, काम खत्म हो गया। टाइप्स ऑफ रिलेशन में पहला है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, फिर ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव का क्या सीखा हमने, सेल्फ रिलेशन है, मतलब एक बंदे का खुद से प्यार करना। सिमेट्रिक का अपोजिट रिलेशन है, क्या है, अपोजिट, मतलब मैं किसी बंदे से प्यार करता हूं तो वो भी मुझसे प्यार करेगा, सिंपल सी बात है, नहीं करेगा तो रिलेशन नहीं बनेगा, ठीक है। ट्रांजिटिव क्या है, ट्रायंगुलर रिलेशन, मतलब जब 3 लोगों के बीच में आपस में बहुत घनिष्ठ प्यार है या फ्रेंडशिप है या कुछ भी हो, तीनों के बीच में बहुत अच्छा चीज है, ठीक है। क्लियर हो गया। शुरुआत करते हैं इसके डेफिनेशन से। इसका डेफिनेशन कहता है कि जो डोमेन है, रेंज है, डोमेन बन जाएगा, डोमेन रेंज बन जाएगा, बात खत्म। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो डोमेन है वो इनवर्स ट्रिगो का रेंज बन जाएगा, बात खत्म। एक बार लिख लो, समझ में आ जाएगा। बाकी इसका प्रैक्टिकल यूज तो पता ही है, ठीक है। प्रैक्टिकल यूज का हर जगह है, लीनिंग ऑफ टावर पीसा, समझ रहे हो, या फिर एंगल निकालने के लिए, साइड्स को निकालने के लिए भी, मतलब एंगल साइड्स निकालने के लिए
मेनली एंगल और साइड को सॉल्व करने के लिए काम आता है, ठीक है। बाकी देख लो ये काम का है, थोड़ा सा ध्यान देना। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में यहाँ पे क्या होता है, एंगल, इनपुट क्या आता है एंगल, आउटपुट क्या आता है साइड से रेशियो। यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इनपुट होता है साइड रेशियो, आता क्या है एंगल। बस इतना ध्यान रखना, थोड़ा सा उल्टा उल्टा होता है लेकिन काम बन जाएगा, इसे नोट कर लो फटाफट। चलो बाकी ये कुछ बेसिक्स लिख दिया मैंने। बेसिक्स में क्या पढ़ना है आपको कि भाई साइन 0 को 0 बोलते हैं, साइन 30 को 1/2 बोलते हैं, साइन 45 को 1/√2 बोलते हैं। तो वीडियो को पॉज करने के बाद एक बार नोट कर लेना बच्चों, ठीक है। कुछ बच्चों को ये आता नहीं है, बच्चे क्लास 10 में पढ़ते नहीं है, भूल जाते हैं, कोई भी रीजन हो सकता है, तो मैंने लिख दिया है, ये ध्यान देना। ये हमारा है डिग्री के फॉर्म में, ये हमारा है रेडियन के फॉर्म में। क्लियर हो गया। बच्चों को ये पता नहीं होता है ना तो दिक्कत होती है उनको सोल्व करने में। बाकी ये बहुत सारे बच्चों को नहीं पता, बहुत सारे बच्चों को क्या नहीं पता है, साइन 0 की वैल्यू क्या है, साइन पाई की वैल्यू क्या है, साइन 2 पाई की वैल्यू क्या है 0, कॉस पाई की वैल्यू क्या है, कॉस 3 पाई, कॉस 5 पाई की वैल्यू क्या है -1। मतलब अगर ये ऑड में है -1 और ये इवन में है तो +1। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चों को ये पता होना ही चाहिए। कॉस पाई, कॉस 3 पाई, कॉस 5 पाई/2 क्या होता है 0, तो पता है। इन सब के अंदर क्या आता है 90 डिग्री, कॉस 90 क्या होता है 0। तो कुछ बेसिक चीजें हमने रिवाइज कर लिया। बाकी रेंज डोमेन देख लो भाई साहब, हमेशा रेंज के ऊपर एक क्वेश्चन हमेशा आता है, याद रखना। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में रेंज के ऊपर आता ही आता है, एमसीक्यू के अंदर। ये आपको आना चाहिए बेटा, मतलब खत्म है गेम, खत्म। ये नॉलेज तो आपको होना चाहिए। एक क्वेश्चन एमसीक्यू यहां से आएगा, वो भी साइन या कॉस का आता है, याद रखना। कहा -1 से 1। क्लियर हो गया। बाकी क्वाड्रेंट आपको पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्वाड्रेंट है सेकंड क्वाड्रेंट। इसमें क्या होता है साइन थीटा, यहां लिखा हुआ है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है साइन और कोसेक, पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव। पाइथागोरस ट्रिपलेट। अब देखो पाइथागोरस ट्रिपलेट आपको याद करने के फायदे क्या है। फायदा यह है कि अगर आपके एग्जाम में टाइम बहुत कम है, लिखने का टाइम नहीं है, या फिर एमसीक्यू है, तो क्यों सॉल्व करना है यार, ये याद कर लो ना। मैं लिख के लाया हूं ना, सॉल्व कर लो, इसको याद कर लो, सॉल्व मत करना, याद करो। क्या बोला उल्टा उल्टा। 3 4 है तो ऑटोमेटिक 5 आ जाएगा, पता है। 7 24 है 25 आ जाएगा, 8 15 है 17 आ जाएगा। ये थोड़ा सा याद कर लो, इन सब चीजों को, तुम्हारे काम आएगा यार। फिर तुम पाइथागोरस करोगे, सॉल्व करोगे, तुम्हें आएगा नहीं, टाइम वेस्ट होगा, है ना। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट तो आपको याद होना चाहिए, बहुत सारे चैप्टर्स में काम आता है। बिना पाइथागोरस के तो बहुत सारे चैप्टर्स होते भी नहीं है। बाकी क्या है हमारा साइन इनवर्स -x है, तो ये माइनस आ जाएगा बाहर, आ गया ना बाहर। वैसे tan के अंदर भी सेम होता है, ठीक है, कोसेक के अंदर भी सेम होता है। इन तीनों में सेम होता है काम, इन तीनों के अंदर पाई आता है एक्स्ट्रा, याद रखना। अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर नेगेटिव है, इनवर्स ट्रिगो में नेगेटिव है, क्या बोला मैंने नेगेटिव, तो याद रखना साइन tan कोसेक के अंदर नेगेटिव बाहर आ जाएगा, और कॉस कॉट सेक नेगेटिव बाहर आएगा लेकिन पाई के साथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना, ये याद रखना, भूलना मत, छोड़ना मत। और नोट्स साथ के साथ नोट्स भी बनाओ यार, मैं हर वीडियो में हर लेक्चर में कहता हूं नोट्स बनाओ। मैथमेटिक्स पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि नोट्स बना के पढ़ो। बाकी फॉर्मूला पे ध्यान देते हैं। इस चैप्टर में आपके क्या क्या फॉर्मूला काम आएंगे, एक तो ये वाला फॉर्मूला काम आएगा, एक ये, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। एक क्वेश्चन इस फॉर्मूले से आपके एग्जाम में आते आता है, ध्यान रखना। मैंने क्या बोला, यहां पे प्लस माइनस लगा लो, यहां माइनस लगा दो, या माइनस या प्लस, मतलब ऐसे दो फॉर्मूले हैं, समझे। या ये तो रहा यार, ये तो रहा, क्या कर रहा हूं, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला या फिर ये वाला फॉर्मूला, इन दोनों फॉर्मूले से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांस बहुत ज्यादा है, वो भी 3 मार्क्स में आएगा, 3 मार्क्स में। तो कुछ करो ना करो भाई साहब, इन दोनों फॉर्मूले के ऊपर जितने क्वेश्चन कर लेना, फिर अपना ये वाला फॉर्मूला, ये सब फॉर्मूले काम क्या लिख लेना, नोट्स बना लेना, ठीक है। ये तो पता है आप लोगों को, क्लास 11 से पढ़ते हुए आ रहे हो। ये वाला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये वाला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, साथ में इसके ये दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। देखो ये सारे फॉर्मूले जो मैंने लिखे हैं ना, सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, बट मेरी नजर में 4 फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि tan इनवर्स वाला एक ये 2 हो गया, एक ये रहा 1 माइनस cos x 1 प्लस cos x 1 माइनस sin x 1 प्लस sin x। ये आपको ध्यान रखना है, इसको भूलना नहीं है, लिखकर प्रैक्टिस करना है। जैसे कि ये वाला फॉर्मूला, ये 4 फॉर्मूले दिख रहे तुम लोगों को, ये 4 फॉर्मूले, इन चारों में से एक क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलता है। जैसे कि मान लो इंटीग्रेशन में ना एक एक्सरसाइज है 7.3, इन चारों पे डिपेंड है, बताओ, इन चारों पे डिपेंड है। और ये रहा भाई इन चारों का, मतलब ये इन चारों का पेयर है, इन चारों का भी आपस में क्या है पेयर, ये सिमिलर है, ठीक है। वैसे ये है, ये है, ये है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मोस्ट, यहां से ले लो, यहां से
मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ये वाला भाई, साइन 2x cos 2x tan 2x, समझे? मतलब साइन 2x ये याद रखना, आप कोई फॉर्मूला करो ना करो, साइन 2x cos 2x tan 2x, आपको किसी भी कीमत पे भाई ट्रिग्नोमेट्री का ये वाला फॉर्मूला करना ही करना है। इनवर्स ट्रिगो हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, डेरिवेटिव हो, इंटीग्रेशन हो, कैलकुलस का कुछ भी हो, ये आपको आना चाहिए भाई। इसके बिना तो आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं, शादी भी नहीं कर सकते भाई तुम, इसके बिना शादी भी नहीं कर सकते, समझे? इतना इंपॉर्टेंट है। अब बात शादी पे आ गई है तो पढ़ना तो बनता है, ठीक है? चलो, साइन 3x ठीक, काम चल जाएगा, tan 3x ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये a प्लस बी कॉस एक्स, ए साइन एक्स बी कॉस एक्स, ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया भाई, ये काम आता है, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया है। एग्जाम में पूछते हैं कि भाई मिनिमम वैल्यू बताओ, मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो ये काम आता है, ठीक है? ऑड फंक्शन का मतलब तो पता है भाई, जहां पर x है माइनस एक्स पुट कर दो, अगर नेगेटिव बाहर कॉमन आता है तो ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन में इंटीग्रेशन 0 होता है, ठीक है? यहां पे ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में काम आता है, ध्यान रखना, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है? ये वाला फॉर्मूला भाई साहब मिल गया फॉर्मूला, ये वेरी इंपॉर्टेंट, देखो ये जो है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये वाला फॉर्मूला वेरी 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 इंपॉर्टेंट, साइन 2x cos 2x tan 2x इनके फॉर्मूले, ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये वाले फॉर्मूले के क्वेश्चन बहुत कम दिखने को मिलते हैं, लेकिन जब ये फॉर्मूला दिखता है, मतलब इस फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन दिखता है, तो भाई बच्चे का दिमाग फट जाता है। दिमाग के साथ कुछ भी फट सकता है, पता नहीं, क्योंकि बच्चों को ये फॉर्मूला पता ही नहीं है, ठीक है? आगे देखते हैं, ये क्लास 10th का, ये तो याद होगा ना, क्लास 10th में साइन स्क्वायर cos स्क्वायर 1 होता है, ये तो पता होना चाहिए बच्चों, यार तुम लोग यार है ना 11 12 के बच्चे हो, ठीक है? बाकी ये पता है, चलो ये पता है, ठीक है, काम बन जाएगा। अब यहां से हमें क्या मिलेगा? जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन काम आता है यार, कभी कभी काम आता है, लेकिन अच्छा है, खासकर कॉस का, ठीक है? याद रखना, कॉस का जनरल सोल्यूशन याद रखना, ये रहा cos x इक्वल टू cos y, ये याद रखना, 2n पाई प्लस माइनस y। बाकी ठीक है, सब मानता हूं, लेकिन cos का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, काम आता है। और एक और चीज कहीं लिख लो, याद कर लो, ट्रिगो के अंदर cos थीटा के बारे में जितना पढ़ सकते हो, जितना जान सकते हो, जितना सीख सकते हो, सीख लो, क्योंकि एक क्वेश्चन, चाहे ट्रिगो हो, इनवर्स ट्रिगो हो, डेरिवेटिव हो, इंटीग्रेशन हो, कैलकुलस का कोई भी चैप्टर हो, कोई भी cos थीटा के ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही आता है। ये 10 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है, समझा है, देखा है कि कोई भी क्लास हो, क्लास 11th हो, 12th हो, या कोई भी जेईई मेंस या जेईई एडवांस का पेपर हो, कुछ भी हो, cos थीटा का ऊपर एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो भाई साहब ध्यान देना, ठीक है? समझ आ गया? फॉर्मूला क्या है? cos 2 थीटा, ठीक है? तो cos 2 थीटा के अंदर हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है cos 2 थीटा स्क्वायर थीटा माइनस का 1। बट हमारे एग्जाम में ऐसे नहीं पूछेंगे, तो एग्जाम में पूछेंगे कैसे? देखो, वो बोलेंगे 1 प्लस cos 2 थीटा है, उसको सॉल्व करो, तो आप क्या करोगे? 2 cos स्क्वायर थीटा, बात खत्म। मतलब जहां जहां पे आपको 1 प्लस cos 2 थीटा दिखे, क्या लगाना है आपको? 2 cos स्क्वायर थीटा। ये बना कैसे? कुछ नहीं, ये -1 का मैं यहां ले गया तो बन गया +1, काम खत्म। वैसे ही बहुत सारे एग्जाम में भाई, बहुत सारे एग्जाम में ये 1 प्लस cos थीटा आता है। अब बच्चों को पता ही नहीं होता कि भाई 1 प्लस cos थीटा आया कहां से। मैं बताऊंगा, मैं हूं ना। देखो कुछ नहीं किया है, इसके एंगल को हाफ कर दिया, तो 2 से 2 कट गया, तो बन गया 1 प्लस cos थीटा। समझ में आ गया कि कहां से आया है? ये आ गया, क्लियर हो गया, वेरी गुड। ये भी बन गया। अब इस मल्टीप्लाई वाले को यहां लिखो डिवाइड में, इस स्क्वायर को लगा दो रूट में, तो ये बन गया नया फॉर्मूला, काम खत्म हो गया, ठीक है? तो इस तरीके से cos 2 थीटा का जो फर्स्ट फॉर्मूला था, ये इससे हमने 1 2 3 फॉर्मूला को डिराइव कर लिया। अब बोलोगे सर इससे क्या मिलेगा? इससे आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको आइडिया मिलेगा। क्या मिलेगा? आइडिया कि शुरुआत कैसे करना है। मैथमेटिक्स में भाई एक ही दिक्कत है, बच्चों को एक ही दिक्कत आता है, स्टार्ट। कि क्वेश्चन पढ़ के उनको समझ में नहीं आता कि स्टार्ट कैसे करे। तो स्टार्ट करने के लिए एक आइडिया आना जरूरी है, और आइडिया लाने के लिए फॉर्मूला का होना जरूरी है। और फॉर्मूला का पापा कौन? पापा फॉर्मूला। समझ में आ गया? चलो अब देखते हैं cos 2 थीटा, इसका क्या फॉर्मूला है? 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसको भी सेम ऐसे ही, इस माइनस वाले को इस बगल लाया तो माइनस का हो गया प्लस, ये आ गया प्लस का। इस प्लस वाले को उस बगल ले गया तो हो गया माइनस का, समझे? तो इस तरीके से ये वाला फॉर्मूला बन गया, ठीक है? एंगल हाफ कर दिया, ये वाला फॉर्मूला बन गया। सेम पिंच, इसकी तरह सेम पिंच कर दिया भाई, सेम पिंच, काम खत्म। अब देखो cos 2 थीटा, क्या cos 2 थीटा
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला फॉर्मूला ऐसे के ऐसे ही यूज कर लो। बट कभी कभी क्या आता है, इसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो नया फॉर्मूला बन जाएगा, वो आप समझ गए ना। और देखो कॉस 2 थीटा का लास्ट एंड फोर्थ फॉर्मूला, भाई साहब ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभी आता है, लेकिन आता है तो फाड़ के जाता है दिमाग। क्या बोला मैंने, ये वाला फॉर्मूला एग्जाम में कभी कभी आता है लेकिन फाड़ देता है दिमाग, फाड़ देगा दिमाग। चलो अब देखते हैं पापा फॉर्मूला का सेकंड फॉर्मूला कौन है भाई साहब। तो पापा फॉर्मूला का सेकंड फॉर्मूला है साइन 2 थीटा। क्या बोला मैंने, साइन 2 थीटा। भाई साहब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, कैलकुलस में, मैथमेटिक्स के बहुत सारे चैप्टर में, यहां तक कि रिलेशन एंड फंक्शन में भी भाई आता है, घुस जाता है घुस। ये ऐसा बंदा है जो घुसता तो है लेकिन निकलता नहीं है भाई। एक बार अगर मैथ में ये घुस गया तो निकलेगा नहीं जब तक तुम इसे सीखोगे नहीं। तो आज सीख लो, टेंशन खत्म करो। अब देखो साइन थीटा, साइन 2 थीटा को हाफ से डिवाइड कर दिया, ये वाला फॉर्मूला बन गया। बच्चों को ये वाला फॉर्मूला पता ही नहीं होता कि कहां से आ गया भाई। मेन तो ये है ना, इस वाले फॉर्मूले को हाफ से डिवाइड कर दिया, एंगल को, ये बन गया। वैसे ही साइन 2 थीटा का एक और फॉर्मूला ये वाला, भाई साहब फिर से वही कहानी। ये वाला फॉर्मूला कम यूज होता है, कम, बहुत कम यूज है, लेकिन यूज होगा आपको पता नहीं होगा कि कब आया कहां से आया। और आपका दिमाग, कमेंट कर देना कमेंट, ठीक है, कि मैं क्या बोल रहा हूं। चलो tan 2 थीटा, बच्चों को ये वाला फॉर्मूला पता होता है, बधाई हो। tan 2 थीटा का ये वाला फॉर्मूला हर बच्चों को पता होता है, लेकिन कर लो। लेकिन अब इसमें दिक्कत है, क्या दिक्कत है, दिक्कत यह है कि एक तो ये वाला फॉर्मूला है, एक ये दिक्कत फॉर्मूला है। दिक्कत तो है ही, दिक्कत तो हर चीज में है। इन दोनों के अंदर साइन वाले में आता है पॉजिटिव और tan वाले में आता है नेगेटिव। अब बच्चे यही कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे इसी पॉइंट पे तो कंफ्यूज हो जाते हैं भाई कि मैंने क्या कर दिया। एक बार मैं खुद 12th क्लास का मेरा था यूनिट टेस्ट, असाइनमेंट वर्क था, मैंने साइन 2 थीटा में tan 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दिया भाई, क्योंकि मुझे प्लस माइनस का उस समय ज्यादा नॉलेज नहीं था, दिमाग में आया नहीं, है ना। तो देखो जब मुझसे गलती हुई तो मैं सीख गया ना, तो आप भी इस गलती से सीख लो। क्या सीखना है, साइन 2 थीटा और tan 2 थीटा में बस साइन वाले में पॉजिटिव आएगा, tan वाले में, समझ गए। चलो और देखते हैं भाई साहब, ये बच्चों को पता ही नहीं चलता, बच्चे भूल जाते हैं, बार बार पूछते रहते हैं। देखो भाई साहब मैंने क्या कहा था, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर cos थीटा राजा है, राजा मतलब नोटी बंदा, नोटी समझते हो, नोटी जो किसी की नहीं सुनता भाई, वो चलाता अपनी ही मर्जी है। वैसे ही cos थीटा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बोलता है भाई मेरा नेगेटिव है ना, ये मेरा नेगेटिव है, मैं इसे खा जाऊंगा, इग्नोर कर दूंगा भाई। cos थीटा अपने एंगल के नेगेटिव, क्या बोला मैंने, cos थीटा अपने एंगल के नेगेटिव को पूरा का पूरा इग्नोर करता है और ये बन जाएगा पॉजिटिव। ध्यान रखना ये साइन और tan में नहीं होता, cos करता है भाई अपना, cos अपना भाई अलग स्वैगेट cos का। तो क्या मैंने बोला कि cos थीटा, cos माइनस थीटा है तो क्या बन जाएगा प्लस का cos थीटा, ये आपको ध्यान देना है। और एक और चीज सीख लो ज्ञान की बात कि माइनस का cos थीटा जो होगा वो माइनस का cos थीटा ही होगा, ठीक है। बच्चे इन दोनों को सेम मानते हैं, ये दोनों सेम नहीं है। एक और चीज देख लो, माइनस का cos थीटा, माइनस का थीटा, बच्चे लिख देंगे इसको cos थीटा, क्योंकि उनके हिसाब से माइनस माइनस हो गया प्लस, क्योंकि हमने बचपन में यही तो सीखा था कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो बच्चे वो काम यहां करते हैं, तुम यहां पर काम नहीं करते हो, तुम करते हो कांड। क्या करते हो, कांड, समझे। खुद दिमाग लगाओ भाई, ये माइनस अपनी जगह पे रहेगा, cos माइनस थीटा इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या बन जाएगा, प्लस का cos थीटा, प्लस माइनस माइनस का cos थीटा, समझे। तो ये नहीं करना है, लॉजिक समझो तभी तो काम बनेगा। क्लियर हो गया बच्चों। एक और चीज, एक और छोटा सा ज्ञान की बात, और क्या ध्यान देना कि भाई साहब साइन थीटा बाई 2 और 2 जो मल्टीप्लाई होता है तो ये 2 और ये 2 कटता नहीं है भाई, ऐसे नहीं कटता है, ऐसे आप कटते हो। आपने जो 2 को 2 से काटा है ना, इसका मतलब ये है कि ये कटा नहीं है, आप कट गए हो। तो कटना नहीं है बेटा, काटना है, ठीक है। तो क्या करना है, इसको भाई ऐसे नहीं काट सकते हो, ये गलती मत करना। एक और ज्ञान की बात बताओ, ध्यान देना, जैसे कि साइन 2 मल्टीप्लाई थीटा बाई 2 है कि नहीं है ना। तो कुछ बच्चे इस 2 को आगे ले आते हैं, इसको लिख देते हैं ऐसे। बेटा ऐसा नहीं करना है, ट्रिग्नोमेट्री को समझना है ना, मैथ को समझना है ना, तो ज्ञान की बात तो सुननी पड़ेगी। और एक और चीज जो बच्चे और गलती करते हैं, सुन लो बेटा सुन लो, काम का चीज है, वरना पछताओगे बहुत। देखो
बच्चे गलती ये करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा है ना, इसको साइन थीटा स्क्वायर मान लेते हैं। दिस इज 100% रॉन्ग, थोड़ा मोड़ा भी सही नहीं है, 100% ही गलत है भाई। क्या गलत है कि आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो, ये पॉसिबल नहीं है। आप इसको ये लिख सकते हो, आप इसको ये लिख सकते हो, चल जाएगा। ये दोनों आपस में इक्वल है, लेकिन ये आपस में इक्वल नहीं है। फर्स्ट जो फॉर्मूला है हमारा, ये बहुत फेमस फॉर्मूला है ये वाला। इस पर एक क्वेश्चन आपके टेस्ट, प्री बोर्ड, बोर्ड, फर्स्ट टर्म, हाफ ईयरली, एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में एमसीक्यू में पक्का आता है। 100% श्योर भाई, पक्का का पक्का आता है। बस अभी देखना क्या होता है। डिटर्मिनेंट n-1 क्या होता है? एडजॉइंट a डिवाइड, ठीक है। अब देखो एग्जांपल क्या है, डिटर्मिनेंट कितना है? 5 गिवन है, ऑर्डर गिवन है 3/3 का। क्या चाहता है ये हमसे? एडजॉइंट a। अब हमें साफ साफ दिख रहा है फॉर्मूला कि अगर डिटर्मिनेंट गिवन है तो एडजॉइंट निकाल सकते हैं, एडजॉइंट गिवन है तो डिटर्मिनेंट। तो मेरे को दिमाग में आया कि एडजॉइंट निकालना, डिटर्मिनेंट गिवन है, ये रहा फॉर्मूला। तो क्या फॉर्मूला है? डिटर्मिनेंट n मतलब 3-1, 5 की पावर 2, मतलब इसका आंसर आ गया 25। बहुत आसान। वैसे ही सेकंड फॉर्मूला क्या है? a इनवर्स इक्वल टू i होता है, मतलब किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है? i, ठीक है। और एक और फॉर्मूला है, याद रखना, अगर देखो a है, a इनवर्स i दे रहा है तो पक्का वहां डिटर्मिनेंट होगा तो +1 या -1। ये वाला बच्चों को पता नहीं होता है, उनके दिमाग में जाता नहीं है, कभी प्रैक्टिस नहीं करते, दिक्कत होती है। तो बेटा अभी कभी इसे याद कर लो, समझ लो, ठीक है, क्या सीन है ये। चलो क्वेश्चन क्या है? a मैट्रिक्स b मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है? i आ रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? तो पहला तो मतलब यही है, अगर a हमारा मैट्रिक्स है तो b उसका क्या होगा? इनवर्स होगा, मतलब a जो a इनवर्स जो होगा वो क्या होगा? b। फर्स्ट मतलब तो यही है इसका, ठीक है। अगर b मैट्रिक्स है, अगर b मैट्रिक्स है तो b का जो इनवर्स होगा वो क्या होगा? हमारा a। ये ध्यान रखना, ठीक है। दो कंडीशन हो सकते हैं यहाँ पे, अगर मैट्रिक्स है तो b क्या है? a का इनवर्स। अगर b मैट्रिक्स है तो a क्या है? b का इनवर्स। तो ये ध्यान रखना, एग्जाम में पूछते हैं बच्चे, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। थर्ड फॉर्मूला क्या है? a ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट एंड a का डिटर्मिनेंट हमेशा सेम होता है। कोई भी एक मैट्रिक्स ले लो, उसका ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट एंड उसका डिटर्मिनेंट हमेशा सेम ही होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये वाला क्वेश्चन आया था एमसीक्यू में, कहा गया था इफ a डिटर्मिनेंट इज 3, तो व्हाट डू यू मीन बाय दिस? तो हम बोल देंगे भाई 3, हम पागल थोड़ी ना है, हमें तो पता है भाई, हमने सुनील सर ने हमें पढ़ा रखा है पहले ही, ठीक है, बोल देना साफ साफ। चलो फोर्थ फॉर्मूला क्या है? के a डिटर्मिनेंट इक्वल टू के n। ये वाला इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाले एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे गए, बहुत बार। तो साफ साफ देखो एग्जांपल क्या है। ऑर्डर क्या है? 2x2, डिटर्मिनेंट a है, 2a का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, ध्यान देना। फॉर्मूला क्या है? के a का मतलब k की पावर n, यहाँ k का मतलब क्या है? 2 की पावर n, n क्या है? 2। यहाँ पे क्या है? डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट क्या गिवन है? 4 है, 4 4 जा 16। ये रहा आंसर। जिन बच्चों को ये फॉर्मूला पता है ना, वो बच्चा भाई प्यार से कर लेगा, वो बहुत ही प्यार से करेगा इन सब चीजों को, बहुत ही आसानी से, बहुत ही प्यार से। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हाँ, अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है भाई, सिंगुलर मैट्रिक्स के ऊपर एक एमसीक्यू आपके एग्जाम में आता ही आता है, 100% श्योर भाई, आता ही आता है। सिंगुलर मैट्रिक्स है ना, तो भाई समझ लेना डिटर्मिनेंट क्या होगा? 0। क्या बोला बेटा मैंने? डिटर्मिनेंट 0 होगा सिंगुलर मैट्रिक्स है तो। क्वेश्चन क्या है? एक ए मैट्रिक्स गिवन है, सिंगुलर मैट्रिक्स है, हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपल क्या करना है हमें? डिटर्मिनेंट निकालना है इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट क्या होगा? लैम्डा मल्टीप्लाई 1 लैम्डा माइनस 2 3 जा 6, इक्वल में क्या लिख देंगे? 0। तो लैम्डा क्या आ गया? 6। ये क्वेश्चन आया था एमसीक्यू में, सोचो कितना आसान है। ये जितने क्वेश्चन में करवा रहा हूं वो सबके सब क्या है? p/q। a मल्टीप्लाई एडजॉइंट a इक्वल में क्या आता है? डिटर्मिनेंट a डॉट i। ये वाला फॉर्मूला याद रखना, काम का है, अभी फ्यूचर में यूज होगा। तो क्या करेंगे, हमें बोला गया है a एडजॉइंट a फाइंड करना है। तो a एडजॉइंट a का मतलब क्या है? डिटर्मिनेंट a डॉट i। डिटर्मिनेंट निकालो इसका, इसको इससे मल्टीप्लाई 2021, इसको इससे किया 2022, सॉल्व करने में क्या आएगा? -1। तो डिटर्मिनेंट हमारा क्या आ गया? माइनस का 1। आंसर क्या आएगा? -1 मल्टीप्लाई आई। इसका आंसर आ गया माइनस का आई। दिस इज द आंसर। हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया। फटाफट इसे नोट कर लो, फटाफट नोट करो बेटा, बहुत ही काम का चीज है, बहुत ही काम का, बहुत शानदार। अरे दिख नहीं रहा क्या? अभी सेकंड समझो, ठीक है। बाकी अगला फॉर्मूला क्या है? a डॉट एडजॉइंट a का मॉड होगा तो ये आएगा हमारा आंसर, ठीक है। एडजॉइंट के ऊपर एडजॉइंट आ जाए तो क्या होगा? डिटर्मिनेंट a n-1। एडजॉइंट के ऊपर एडजॉइंट आके क्या लग जाए? डिटर्मिनेंट। तो ये वाला फॉर्मूला है, लिख लेना। a इनवर्स का फॉर्मूला तो आप सबको आता ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। a इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, a इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन डिटर्मिनेंट क्या होगा? 0। ये आपको ध्यान देना है, तभी ही काम बन पाएगा, ध्यान नहीं दोगे तो काम नहीं बन पाएगा इस बात पे। चलो एक करते हैं p/q, ताकि हम छोटा सा डिवीजन कर लें। क्वेश्चन क्या है? ऑर्डर है 3x3, मतलब n गिवन है हमें 3। एडजॉइंट a डॉट एडजॉइंट a। अभी इसका फॉर्मूला देखा था हमने, क्या देखा था? हाँ, इसका फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट a
डॉट आई, तो इसका मतलब क्या मिल गया, डिटर्मिनेंट हमें गिवन है 10। क्या निकालना है, एडजॉइंट ए। अरे भाई इसका फॉर्मूला तो अभी देखा था हमने, क्या था, ये था फॉर्मूला, एडजॉइंट ए का फॉर्मूला ये था, डिटर्मिनेंट n-1, याद आया, डिटर्मिनेंट 10 है, n3 है, -1 10⁻², ये आ गया 100। इसका आंसर क्या है 100। लेकिन यही क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता तो आप लोगों का दिमाग फट जाता, समझे, क्योंकि आप लोगों को पता ही नहीं है फॉर्मूला के बारे में। तो टुडे टॉपिक इज ट्रांसपोज, रिवीजन हमने कर लिया है। ट्रांसपोज ये कहता है कि भाई साहब आप रो को कन्वर्ट कर लोगे कॉलम में, कॉलम को कन्वर्ट कर लोगे रो में। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 ये मैट्रिक्स है, करेंगे ट्रांसपोज। क्या बोला, ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज का मतलब इधर ऐसा लिख लो या फिर डैश लगा दो, दोनों का मतलब क्या है, ट्रांसपोज है, याद रखना, ठीक है। कैसे होगा, रो होगा कॉलम, ये रो है कॉलम बन जाएगा, फिर रो है कॉलम बन जाएगा। तो यहां पे क्या था, ये 2 क्रॉस 3 था, अब ये 3 क्रॉस 2 हो गया। दिस इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसपोज, याद रखना। रो कॉलम बन गया, रो कॉलम बन गया, लिखो इसे, नोट करो, फटाफट नोट करो कि रो कॉलम बन जाता है। फटाफट नोट करो, रो कॉलम बन जाता है। हो गया बेटा सबका, कोई डाउट? अब लिखो डेफिनेशन। डेफिनेशन ये कहता है, डेफिनेशन छोड़ो, यही ठीक है यार, इतना क्या मैथ में एक्सप्लेन करना। चलो अब मेन मुद्दे पे आते हैं अपने। हाँ पहले उसी को समझता हूं। ट्रांसपोज को हम 2 तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। पहला तरीका हमारा होता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब है ए में जब ट्रांसपोज लगाया तो ए के इक्वल आ गया। दूसरा है स्क्यू सिमेट्रिक, जिसके अंदर ट्रांसपोज में मतलब एक आप ट्रांसपोज करने पे माइनस ए आएगा। कंटिन्यूटी सिंपल है। कंटिन्यूएशन फंक्शन का मतलब क्या होता है कि एवरी पॉइंट पे उसका जो वैल्यू है इक्वल है। सिंपल है, लेफ्ट हैंड लिमिट पे भी इक्वल है, राइट हैंड लिमिट पे भी इक्वल है, उस फंक्शन पे भी पॉइंट पे भी इक्वल है। अगर ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो इसका मतलब क्या है, वो कंटिन्यूअस है। सिंपल, ज्यादा कुछ नहीं है, लिख लो, ठीक है। एमसीक्यू में काम आता है सब चीजें। कभी कभी ना एमसीक्यू में थ्योरेटिकल पूछते हैं, आपको पता नहीं होता क्योंकि आपने क्या होता है, न्यूमेरिकल सॉल्व क्या होता है, ठीक है। क्लियर हो गया। अलजेब्रा कंटिन्यूटी, अलजेब्रा का मतलब हो गया प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। कोई भी दो फंक्शन प्लस हो रहा है और फिर साथ में एक्स पर एक्स इक्वल टू सी पे कंटिन्यूस हो रहा तो हो रहा है, समझे। रियल फंक्शन हो ना तो कंटिन्यूस होता है, मतलब प्लस हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, माइनस हो। जब भी दो फंक्शन प्लस हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, माइनस हो, समझना कंटिन्यूस है। अगर अलजेब्रा फंक्शन है तो रियल है, सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, चल जाएगा, काम चल जाएगा, ठीक है। बस डिवाइड वाले में क्या होगा, जो जीएक्स जीसी होगा वो नॉट इक्वल टू 0, वही सेम हो गया यार। क्या सेम है, देखो पी बाई क्यू, क्यू नॉट इक्वल टू 0, एकदम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो ये तो पता होगा आपको। कंटिन्यूअस फंक्शन एग्जांपल ध्यान देना, ऑल पॉलिनोमियल फंक्शन वही है, मोनोमियल, क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन, क्यूबिक इक्वेशन, ये सब क्या होते हैं, पॉलिनोमियल होते हैं। जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं। तो आपके एग्जाम में आएगा, क्या आएगा एग्जाम में, बोलेगा कि एमसीक्यू में कि ये वाला फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो आप बोल देना यस है, सिंपल है। वैसे ही मॉडुलस फंक्शन कोई आपको दे दे fx इक्वल mod x प्लस 1, बोल दो भाई कंटिन्यूअस है, भाई ये कंटिन्यूअस है, सिंपल, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखो ये वाले हैं, e की पावर x, e की पावर 2x, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। e की पावर में वो क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, ठीक है। रेशनल फंक्शन तो बचपन से आपको पता है, पी बाई क्यू, क्यू नॉट इक्वल टू 0 पता है आपको, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भाई ये तो क्या बताओ, तुम क्लास 10th में एंट्री मारते ही समझ जाना, समझ गए होंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो क्या होता है। क्लास 10th में स्टार्ट होता है, क्लास 11th में बहुत बड़े लेवल पर पढ़ाई करते हैं, फिर क्लास 12th में ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा कम हो जाता है, बाकी सब इंक्रीज होता है। कंपोजिट फंक्शन, फॉग, गॉफ, ये सब चीजें, ये सब क्या होता है, कंटीन्यूअस फंक्शन होता है। तो आपको ध्यान देना है, बहुत आसान चीज है ये। डिफरेंशिएबिलिटी देखो, डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब समझ लो, एबिलिटी टू डेरिवेटिव, मतलब ऐसे फंक्शन जो डिराइव हो सकते हैं, समझे क्या बोला मैंने, ऐसे फंक्शन जो डिराइव हो सकते हैं, जो डिफरेंशिएट हो सकते हैं, उसे बोलते हैं एबिलिटी टू डेरिवेटिव। चलो कंडीशन क्या होता है, हमें पता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू क्या होगा, राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब इक्वल हो गया, वही कंटीन्यूअस की तरह है, कुछ अलग नहीं है, सेम बिल्कुल कंटीन्यूअस की तरह है, ठीक है। और देखते हैं क्या है, fx डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट इफ देयर एग्जिस्ट अ यूनिक टेंजेंट। अच्छा मिल गया मस्त पॉइंट। कहने का मतलब है अगर कोई फंक्शन है, अगर उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं तो ये जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, हमारा टेंजेंट। तो कोई कहीं फ्यूचर में पूछे व्हाट डू यू मीन बाय टेंजेंट, तो बोल देना किसी भी फंक्शन को डेरिवेटिव करने के बाद जो आता है उसे बोलते हैं टेंजेंट। ये ध्यान रखना, सीखने वाली चीज है, बाकी हमें पता है।
कि डेरिवेटिव को हम कैसे बोल सकते हैं, एफ डेक्स एक्स डी वाई बाई डी एक्स, या ये समझे कहने का मतलब ऐसे सुन लो, कोई फंक्शन है बताना है कि इसका डेरिवेटिव क्या क्या होता है, तो पहला हो जाएगा डेरिवेटिव एफ एक्स एफ डेक्स एक्स, सेकंड है वाई डैश, थर्ड है वाई वन, इसे बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। आप फंक्शन को ऐसे भी दिखा सकते हो डेरिवेटिव करने के बाद 1 2 3 4, ये 4 तरीके से आप फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हो, या फिर ऐसे लिख सकते हो, ऐसे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या बोला मैंने, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। आप फंक्शन को ऐसे भी दिखा सकते हो, डेरिवेटिव करने के बाद हम 5 तरीके से लिख सकते हैं कैसे, 1 2 3 4 5, समझे। ये बच्चों को पता होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चों को आइडिया नहीं होता है क्या होता है मतलब। डेरिवेटिव का देखो भाई साहब कैसे डिफाइन करना है, इसे बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव बोल सकते हो, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड बोल सकते हो। क्लास 11 से आपने सीखा होगा लेकिन भूल गए होंगे, ठीक है। तो देखो डेरिवेटिव करने के 2 तरीके होते हैं, सबको पता है। डेरिवेटिव करना है 2 तरीके, फर्स्ट सीधा फॉर्मूला, मतलब यहाँ पे सीधा फॉर्मूला लगाओ, काम खत्म। जैसे कि चेन रूल हो गया, प्रोडक्ट रूल हो गया, क्वोशिएंट रूल हो गया, एल हॉस्पिटल रूल हो गया, ठीक है, फॉर्मूला या रूल आइए। ये होगा फर्स्ट मेथड। अब सेकंड मेथड क्या होता है ये आपको पता है कैसे, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, सिंपल। तो पहले के टाइम पे सबसे पहले शुरुआत इसी से हुई थी, फिर धीरे धीरे इसके थ्रू हमने ये सीख लिया, फिर हमने फॉर्मूला रूल ट्रिक्स बना लिया, क्लियर हो गया। कहने का मतलब है डेरिवेटिव का मतलब होता है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, बट अब आजकल नहीं, मतलब जब इसके बाद हमने सीखा तो हम इसका यूज करते हैं, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव। सिंपल है, प्लस माइनस में तो प्लस माइनस में रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहां मल्टीप्लाई डॉट है, ठीक है, याद रखना। लिव निट एंड प्रोडक्ट रूल याद रखना, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई साहब। एक ना एक क्वेश्चन इस रूल के ऊपर आएगा, 100% श्योर भाई, एक क्वेश्चन इस रूल के ऊपर आएगा। कहने का मतलब है ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ही, इसके बिना आप डेरिवेटिव मत करो, कुछ नहीं कर सकते भाई डेरिवेटिव में। 90% 70% चैप्टर, ये चैप्टर है इसी पे डिपेंड है, हर एक्सरसाइज में इसके है प्रोडक्ट रूल, ध्यान रखना। परसेंट रूल भी है, पता है तुम लोगों को, सेम वही है। ये देख लो भाई डेरिवेटिव का फॉर्मूला, पावर को आगे लिखकर एक पावर कम, इसका एग्जांपल देख लो साथ में। मान लो फंक्शन है x की पावर 4 है, डेरिवेटिव क्या होगा, पावर को आगे लिखकर एक पावर कम कर दो, है ना, वही तो किया है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तुमको पता भाई, मुझे पता, सबको पता है। साइन का cos, cos का माइनस sin x, tan का sec स्क्वायर, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटीग्रेशन, याद रखना, इंटीग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। इंटीग्रेशन में हर एक्सरसाइज में एक ना एक कॉन्सेप्ट ऐसा है, क्वेश्चन ऐसा है जिसमें ये यूज होता है, ठीक है। ये सब पता है, ये भी इंपॉर्टेंट है यार, इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। कॉट का हो गया, माइनस कोसेक स्क्वायर, साइन इनवर्स का, ठीक है, सब लिख लो, काम के है ये सब, काम क्या है, काम आते हैं फ्यूचर में। log e पता है 1/x होता है, ठीक है, अच्छा है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट लिख लो भाई, अच्छा है। डेरिवेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, चेन रूल तो पता होगा तुम लोगों को, सीख लो एक बारी। पहले पावर सॉल्व करते हैं, फिर बेस सॉल्व करते हैं, फिर ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करते हैं, फिर एंगल। ये चेन रूल का सबसे बेस्ट तरीका है, पीबीटीए। फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है हमारे पास sin 2x + 3, यहां पावर यहां पे 4 है, ठीक है। अब मैं लाऊंगा चेन रूल, जिस बच्चे को पता है चेन रूल क्या होता है, बिना देखे भाई ट्राई कर लो एक बार, बिना देखे एक बार ट्राई बनता है, ठीक है। ये लो कर दिया, पहले पावर आगे तो एक पावर कम, ये पावर का हो गया। बेस में क्या है, साइन है ना, साइन का हो जाएगा cos, कर दिया। अब बेस के बाद ट्रिगो तो ऑटोमेटिक हो गया, ठीक है, या ट्रिगो हटा दो, पीबी लिख लो। पावर हो गया बेस, एंगल क्या है 2x + 3, तो 2x + 3 क्या होगा 2, सिंपल, x का 1 3 का 0। ये रहा चेन रूल का अच्छा सा एग्जांपल है, नोट कर लेना, नोट्स बनाओ तभी काम बनेगा। चलो डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने देख लिया, अभी कुछ ज्यादा अलग नहीं है। ये देख लो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग फंक्शन, क्या बोला मैंने, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग फंक्शन, तो क्या होगा अपना, देख लो, इसको हम लॉग बेस में n है, पावर में n है, mm, तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, याद रखना m/n, बस दोनों में बेस क्या होना चाहिए, सेम। और देखते हैं, मल्टीप्लाई है प्लस हो जाएगा, डिवाइड है माइनस होगा। ये दो रूल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट भाई साहब, ये भी पता है तुम लोगों को, काम का तो सबको पता है। e की पावर log x क्या बन जाएगा x, अगर सेम ऐसे होता कुछ e2 log x, तब ये x नहीं बनेगा। अब सोचोगे ना कि यहाँ पे e है, ऊपर log है, क्या बन गया x, लेकिन e log क्या बन जाएगा x, लेकिन यहाँ पे क्या है 2 है, तो पहले 2 कटाओगे, अब आ गया x स्क्वायर, समझे। देखो हमारे सिलेबस में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, याद रखना, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव याद रखना, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी और ऐसे भी, याद रखना। यहाँ पे कौन दो डेस, ठीक है। तो हमारे सिलेबस में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इससे एक क्वेश्चन 3 मार्क्स और 5 मार्क्स का आता है, याद रखना इससे। आइए हमारा कहां पर है, ये एक्सरसाइज 5.7 में है और मिसलेनियस एक्सरसाइज में है। तो एक क्वेश्चन भाई 100% 100 to 100% कंफर्म है कि भाई सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से एक क्वेश्चन आएगा,
ठीक है, याद रखना। माइंड मैप, चलो थोड़ा सा रिवीजन करते हैं फटाफट, है ना। अब इसमें क्या है, माइंड मैप कहता है कि भाई चैप्टर का नाम क्या है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूअस फंक्शन का पता तुम लोगों को, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल में राइट हैंड लिमिट इक्वल में एफ सी, सिंपल है, ये आपको पता है, ठीक है। सम स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स, स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स में आपको कुछ नहीं करना, इसमें कुछ नहीं करना है, बस जो मैंने बताया प्रैक्टिस करना। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का क्या मतलब मैंने बताया भाई कि एक 5 मार्क्स 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको यहां से आता है, ठीक है, वो भी याद रखना ट्रिग्नोमेट्री वाला, जैसे कि y इक्वल टू tan इनवर्स x, ऐसा कुछ आता है। अब बोलेगा इसको दो बार डेरिवेटिव करो, बहुत मस्त क्वेश्चन है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन और पैरामीटर फंक्शन, हो गया, ठीक है। अलजेब्रा ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन सीख लिया हमने, चेन रूल पीबीए मैं सिखाया था, है ना, लॉगरिथम हो गया। इसके अंदर ना ऐसे क्वेश्चन कर लेना यार जिसमें ना कुछ ऐसा है, ऐसा वाला y इक्वल टू x की पावर y की पावर 2x, तो इसको हम u लेंगे, इसको हम v लेंगे, और फिर सॉल्व करेंगे लॉग लगा के, याद रखना ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है, ये सब भी कर लिया है। चलिए रूल देखते क्या है कि बेस b है, यहाँ पे m एक नंबर है, फिर से बेस b है, यहाँ पे n नंबर है, तो यहाँ प्लस में है ना, तो जब भी कोई भी चीज़ प्लस में होता है, लॉगरिथम होता है, तो मल्टीप्लाई में आ जाता है, ठीक है। बेस b m मल्टीप्लाई n, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अगर प्लस में है तो वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, बस यहाँ बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बेस सेम ही होना चाहिए। चलिए कुछ एग्जाम्पल देख के कुछ समझते हैं क्या करना है हमें। तो एग्जाम्पल में क्या है, log 9 प्लस log 4 है, यहाँ बेस में क्या है 6, बेस में क्या है 6, ठीक है। अब मैंने क्या सिखाया था अभी, अगर प्लस में है तो क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हो गया log 9 मल्टीप्लाई 4, यहाँ बेस क्या है 6, तो ये हमारा हो जाएगा log 36, यहाँ पे क्या है बेस 6। अब क्या करेंगे हम, इसको प्रॉपर सॉल्व करने के लिए हम क्या कोशिश करेंगे कि जो यहाँ बेस है ना, ये बेस है, ये पावर, ये बेस है, ये 36 भी क्या हो बेस की तरह बन जाए, तो हम क्या करेंगे log 6 की पावर 2, यहाँ बेस में क्या है 6। अब log की एक छोटी सी प्रॉपर्टी और है, क्या वो आगे मैं बताऊंगा प्रॉपर, बट यहाँ समझ लेते हैं क्या है। अगर यहाँ पर बेस और ये नंबर, बेस और ये नंबर अगर दोनों सेम है तो ये बन जाता है 1, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा फाइनल इसका 2, ठीक है, मतलब ये पूरा क्या बन जाएगा 1, ठीक है। तो आंसर क्या बन जाएगा इसका 2, अकेला बन जाएगा ना वो, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमने एग्जाम्पल देख के समझ लिया है, इसका एक एग्जाम्पल और देखते हैं ताकि आपको प्रॉपर नॉलेज मिल जाए। ओके, log 10 प्लस log 100, ठीक है, क्या है log 10 प्लस log 100, यहाँ बेस में क्या है कुछ नहीं है, यहाँ पे अगर बेस में कुछ भी नहीं है, मैंने क्या बोला बेस में कुछ भी नहीं है, तो पक्का वहाँ बेस में क्या होगा 10 होगा, ये आपको याद रखना है। अगर यहाँ बेस में कुछ भी नहीं लिखा तो उसका मतलब वहाँ पे क्या होगा 10 होगा, ठीक है। चलो सोल्व करते हैं, प्लस में है तो क्या जाएगा मल्टीप्लाई, तो जाएगा log 1000, ठीक है। अब यहाँ बेस में कुछ नहीं है तो मतलब यहाँ पे 10 होगा, तो इसको 10 के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो log 10 की पावर 3, और यहाँ पे बेस में 10 है, यहाँ भी 10 है, तो क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, log की प्रॉपर्टी है, तो आंसर क्या आ जाएगा 3, ठीक है। तो दो एग्जाम्पल देखिए हम समझ चुके हैं, ठीक है। आगे देखते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसका, अगर माइनस में है तो क्या बन जाएगा डिवाइड में, क्या बोला मैंने, अगर ये माइनस में है log m माइनस log n, यहाँ बेस में b है, बेस में b है, तो क्या बन जाएगा ये या जाएगा डिवाइड में, अब बेस क्या रहेगा b रहेगा, ठीक है। देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल 7 माइनस एग्जाम्पल में log 7 माइनस log 3, यहाँ बेस में ले लेते हैं 2, तो यहाँ पे हमने क्या सीखा, माइनस में होगा तो क्या जाएगा ये डिवाइड में जाएगा, तो log 7/3 अब बेस 2 बन गया, इसका आंसर इजी है ना। चलिए इसके थर्ड प्रॉपर्टी को समझते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी कहता है कि a की पावर यहाँ b है, क्या है a की पावर b है, और बेस हमारा यहाँ पे c है, क्या बोला मैंने a की पावर b है, बेस हमारा क्या है c है, तो पावर आगे आ जाएगा b, यहाँ आ जाएगा log a अब बेस c, ऐसा बन जाएगा, ठीक है। क्या बोला मैंने यहाँ पे कि a की पावर b है, अब बेस यहाँ पे c है, तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये पावर जो होगा आगे आ जाएगा, और बेस c और a सेम के सेम अपनी जगह पे रहेगा। चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल इसका। log बेस 2 है एंड यहाँ 5 की पावर 4 है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो बन जाएगा 4 log बेस 2 पावर 5, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। 4 log 2 5 ये बन जाएगा। एक और एग्जांपल देके समझ लेते हैं, log 3 81, यहाँ पे पावर तो है नहीं, अगर इसे हम पावर में कन्वर्ट कर लेंगे तो कैसे होगा ये, log 3 की पावर 4, 81 का मतलब क्या है 3 की पावर 4, अब ये पावर आगे जाएगा तो 4 log 3 बन जाएगा ऐसा। हमने क्या सीखा था, जब भी यहाँ सेम हो, बेस और ये नंबर सेम हो, दोनों सेम होगा तो क्या बन जाएगा 1, तो हमारा आंसर क्या जाएगा 4, ये 1 बन जाएगा, 4 बन जाएगा 4, ये आ गया इसका आंसर। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 4 समझते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 हमें ये कहता है कि लॉग में बेस a है, ये नंबर b है, तो हमें बेस और नंबर इन दोनों को हम अलग अलग लॉग लगा के सॉल्व कर सकते हैं, log b अपॉन log a। अब यहाँ पर जो b का कोई बेस नहीं है, a का कोई बेस नहीं है, तो यहाँ पे हम कोई भी बेस यूज़ कर सकते हैं अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे आप बेस 10 यूज़ कर सकते हो, बेस e यूज़ कर सकते हो, बेस 2 यूज़ कर सकते हो, जैसे आपके क्वेश्चन में गिवन होगा ना कंडीशन, आप कोई भी बेस यहाँ पे यूज़ कर सकते हो अपने, ठीक है, अपने लिए। चलो देखते हैं कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल log 2 बेस में है, 3 यहाँ पर है, जैसे लिख लेंगे log
3 अपॉन लॉग 2। आप यहाँ बेस 10 लगा सकते हो, बेस 2 लगा सकते हो, बेस 3 लगा सकते हो, कुछ भी अप्लाई कर सकते हो। प्रॉपर्टी नंबर 5 कहता है कि a के पावर में लॉग है, उसका बेस a है और यहाँ पे नंबर x है। तो इसका ये जो है a लॉग a, ये पूरा कट 1 बन जाता है और हमारा आंसर आ जाता है x। मतलब जो यहाँ पे नंबर होगा ना वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल को हम समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि 2 है, उसके पावर में लॉग है, लॉग का बेस 2 है और यहाँ पे 3 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3। मतलब जो ये 2 और 2 ये पूरा आपस में कट के क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है, ये बहुत काम आता है 12th मैथमेटिक्स में, चैप्टर 9 में डिफरेंशियल इक्वेशन में। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 6 हम बहुत बार यूज कर चुके हैं अभी। क्या है प्रॉपर्टी? लॉग ए है, मतलब लॉग के बेस में ए है, यहाँ पे भी ए है, तो क्या बन जाएगा ये 1, ये याद रखना है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल तो मैंने बहुत दे दिया, एक बार आप देख लो इधर ही। लॉग बेस में 2, यहाँ पे 2, क्या बन जाएगा ये 1 बन जाएगा। ठीक है, और इसका हम एक छोटा सा सिंप्लीफिकेशन भी कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जैसे कि मेरे पास 2 गिवन है, इसको लॉग में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसे कर लूँगा 2 × 1। ठीक है, और 1 का मतलब मैंने क्या देखा था, 1 का मतलब क्या है, कुछ भी आप लगा सकते हो ऐसे करके। 2 तो यहाँ पे है ही, 1 का मतलब लॉग बेस 3 कर लो ऐसे, है ना। और हमने एक प्रॉपर्टी यूज़ किया था, पावर आगे करने वाला, यहाँ पावर होता था आगे जाता है ना, ये पावर यहाँ आ जाएगा, तो बन जाएगा लॉग 3 की पावर 2 नीचे बेस, ये बन जाएगा लॉग बेस 3, ये 9। तो देखो कि किस तरीके से हमने कन्वर्ट किया, 2 को हमने क्या बना लिया लॉग 3 9। तो इस तरीके से किसी आप किसी भी नंबर को लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, लॉग की प्रॉपर्टीज को अप्लाई करके। बस आपको कुछ नहीं करना है, जितने भी मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टीज बताया आपको नोट करना है, इनके एग्जांपल्स को प्रैक्टिस करना है, खुद के एग्जांपल्स को बनाना है। ठीक है, और उसको रीच करना है कि सही है कि नहीं है। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 7 कहता है कि लॉग बेस में ए है, यहाँ बी है, तो इसको हम 1 अपॉन करके रेसिप्रोकल कर लेंगे इसको हम, तो लॉग बन जाएगा ये बी और ये बन जाएगा हमारा ए। समझे? मतलब अगर किसी को ये चाहिए कि मैं जो ये बेस है उसको मैं यहाँ लाना चाहता हूँ, तो इसको 1 अपॉन करके कर देना है, मतलब ये समझ लो कि एक टाइप का रेसिप्रोकल ही हो गया। ठीक है, इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। एग्जाम्पल है लॉग 2 3 है, बेस में 2 था यहाँ पे, तो 1 अपॉन लॉग, तो यहाँ आ गया ये हमारा 3 और ये हो गया हमारा 2। ठीक है, क्लियर हो गया। प्रॉपर्टी नंबर 9 हमें ये कहता है कि अगर ए है उसके पावर में लॉग है, ई बेस है, बी है, मतलब ई की जगह कोई भी बेस लगा सकते हो, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ बी आ जाएगा, यहाँ लॉग, यहाँ ई और ए, ये इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि किसी न्यूमेरिकल में किसी क्वेश्चन में क्या होता है, हमें ऐसे इक्वेशन रिक्वायर्ड होते हैं यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो वहाँ पे इसे ये प्रॉपर्टी काम आती है। जैसे कि एग्जाम्पल में 2 की पावर लॉग ई 3 है, तो इसे मैं 3 लॉग E2 कर सकता हूँ। ठीक है, ओके, अब हमने प्रॉपर्टीज़ को समझ लिया है, कुछ इसके टिप्स और कुछ नोट्स को भी देख लेते हैं। तो पहला नोट क्या है, पहला नोट ये समझना है, लॉग यहाँ पे बेस क्या होगा, एनी बेस में क्या होगा, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन 1 नहीं आएगा, और यहाँ पे 1 होगा, तो अब आंसर क्या होगा 0। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो, लॉग 2 1 है 0, लॉग 10 1 है 0, कुछ भी यहाँ पे हो लेकिन 1 होगा तो क्या हो जाएगा, लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 0। लेकिन बेस नॉट इक्वल टू 1, ये कभी बेस 1 नहीं होगा, अगर 1 होगा तो नॉट डिफाइन जाएगा। ठीक है, अगर बेस 1 है तो क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन। आपको ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब ध्यान देते हैं क्या है गेम। चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। आप सबको पता है एओडी, प्यार से एओडी भी बोलते हैं इसको। इस चैप्टर से ध्यान रखना, एक केस स्टडी कंफर्म है, केस स्टडी कंफर्म है। मैंने एक केस स्टडी का भी एक वन शॉट लेक्चर डाल रखा है, आप वहां जाना, उस लेक्चर को देखना, आपको केस स्टडी में कभी प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। वन शॉट का एक अलग से प्लेलिस्ट है, अलग से ध्यान देना अच्छे से, तभी हो पाएगा। मेरी हर बात, सभी बातों को समझो, सीखो, समझो, तभी मैथमेटिक्स आएगा दिमाग में। चलो, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, इसमें देखते हैं। इसमें क्या होगा, कभी कभी रेडियस के रिस्पेक्ट में काम करना होगा और कभी कभी टाइम के रिस्पेक्ट में। बस ये दो चीज ही है बस, कि रेडियस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, टाइम के रिस्पेक्ट में। बट इसके अंदर ना आपको कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए, जैसे कि क्यूबॉइड का याद होना चाहिए, क्यूबॉइड का वॉल्यूम का क्या होता है फॉर्मूला, ए क्यूब। ठीक है, और एक और चीज होना चाहिए, एरिया का फॉर्मूला, क्यूबॉइड का एरिया का क्या होता है इसका, ये तो क्यूब का होता है, हाँ क्यूब का, क्यूबॉइड का नहीं, क्यूब का होना चाहिए, हमारे काम आता है। तो वॉल्यूम होता है ए क्यूब और एरिया होता है 6 स्क्वायर। वैसे स्फीयर का होना चाहिए, स्फीयर में क्या होना चाहिए, जैसे कि 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम। ये बच्चों का पता नहीं होता, बच्चे भूल जाते हैं, समझे। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वाले में यही सब सीन है, बाकी एक बार आप ये पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। वही मैंने बताया है, dy/dt dx/dt डिफरेंशिएट करेंगे, और dy/dx देखो dt dt कट जाएगा,
तो dy/dx आ जाएगा। तो इससे बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, मतलब कभी कभी वॉल्यूम को चेंज करना होगा, कभी एरिया को चेंज करना होगा, ठीक है, कभी कॉस्ट को चेंज करना होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, तो ध्यान देना है। चलो आगे बढ़ते हैं। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, भाई साहब एक क्वेश्चन यहां से फिक्स है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का एक स्टेप है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। क्या स्टेप है, ध्यान देना। फर्स्ट स्टेप है भाई फंक्शन को लिख लो, सेकेंड स्टेप है उसको डेरिवेटिव कर लो, थर्ड स्टेप में उसको फैक्टर कर लो, इक्वल टू 0 रख दो। यहां से हमें x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, फिर उसको आप नंबर लाइन पे डिनोट कर लो ऐसे, यहां x आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे बेबी कट मेथड माइनस माइनस होके प्लस बन जाएगा, तो प्लस हो गया तो इंक्रीजिंग या माइनस। तो ये कुछ सब पूरा पूरा स्टेप है, जिस बच्चों को ये नहीं पता है वो जाना मेरे प्लेलिस्ट में, वहां जाके देखना, समझ में आ जाएगा। तो ये है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का पूरा स्टेप, समझ में आ गया। अब देखो इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, सिंपल है, जो जब डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव, और डिक्रीजिंग का मतलब डेरिवेटिव क्या आएगा, नेगेटिव, सिंपल। आगे बढ़ते हैं, और क्या है हमारे पास, ये तो वही सब हो गया, मैक्सिमा मिनिमा। तो मैक्सिमा मिनिमा को सॉल्व करने के दो तरीके भाई साहब यहां से। फर्स्ट तरीका ये है कि फंक्शन लो, उसको डिफरेंशिएट करो, फैक्टर बना लो, फिर x की वैल्यू फाइंड कर लो, फिर इस x की वैल्यू को यहां पुट कर लो, और आपका मिल जाएगा मैक्सिमा क्या है, मिनिमा। सिंपल है, जो भी fx में वैल्यू पुट करने पे आएगा ना, दिख जाएगा कितना मैक्सिमा है, कितना मिनिमा है, कितना कम ज्यादा है, सिंपल है। इसे बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, सिंपल सी बात है। सेकेंड मेथड क्या है, fx लो, फिर इसको डिफरेंशिएट कर लो, फिर फैक्टर कर लो, इक्वल टू 0 रख लो, यहां से x की वैल्यू आएगा, फिर इसको डबल डिफरेंशिएट कर लो, डबल डिफरेंशिएट कर लो, फिर इस x की वैल्यू को यहां पुट कर दो। अगर ये डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आया, इसका मतलब मिनिमा है, सिंपल है, मिनिमम। अब ये डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आया, इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम। काम खत्म भाई, इसमें है ही क्या, एक क्वेश्चन यहां से फिक्स रहता है हमेशा। इन स्टेप्स को लिख लो, इन स्टेप्स को लिख कर ही प्रैक्टिस करोगे बेटा, हो जाएगा यार, बहुत आसान है, सिंपल सिंपल स्टेप है, ठीक है। ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया, सेकेंड डेरिवेटिव मैंने आपको समझा दिया, ये तो हमने सीख लिया, ठीक है, वर्किंग रूल क्या होता है। अब यहां पे आ जाओ मेन अपने पे, ये है अपना माइंड मैप। आप अपना माइंड मैप खुद से भी बना सकते हो। अब बहुत सारे बच्चे बनाते भी है, मुझे पता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं इंटेलिजेंट जो खुद का माइंड मैप, रोड मैप बना के चलते हैं, ठीक है। तो माइंड मैप में क्या होगा कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, तो इसमें मैंने क्या रखा है कि भाई एक क्वेश्चन यहां से आता है, एक क्वेश्चन आपका यहां से आता है, एक क्वेश्चन आपका यहां से आता है, सिंपल सी बात है। और इन सबका मैंने अभी स्टेप्स बताया था कि पहले क्या करना है, पहले क्या करना है, पहले क्या करना है, उन्हीं सबको मैंने यहां बताया है। तो छोटा सा माइंड मैप है, इसको बना के रखो ताकि दिमाग में रहे कि आपको एग्जाम के टाइम क्या पढ़ना है, क्या रिवाइज करना है। फॉर्मुले जो हम भूल चुके हैं, बच्चे भूल चुके हैं, फॉर्मुला सब कुछ हर बंदा भूल चुका है, ठीक है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या है, l into b, पेरीमीटर क्या है 2l+b, है ना। वैसे ही सर्कल है, ए एरिया क्या है πr², सर्कमफ्रेंस क्या है 2πr। वैसे क्यूब है, क्यूबॉइड है, ये हमारा स्फीयर हो गया, ये कोन हो गया, ये सिलेंडर हो गया। कुछ पुराने फॉर्मुले जो कि यूज होंगे बार बार, प्रोडक्ट टूल है, यूवी, क्वेश्चन टूल है, u/v, ये कुछ फॉर्मुले हैं जो आप पहले भी पढ़ चुके हो, क्लास 6 से लेकर 11th क्लास के बीच में आपने सबको पढ़ रखा है। बट रिवीजन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ताकि फ्यूचर में दिक्कत ना है, ये नहीं कि आप हर क्वेश्चन में फॉर्मुले का पेज पलट के देख रहे हो, ठीक है। आगे बढ़ते हुए हमारे पास आ गया बेसिक्स। तो बेसिक्स के अंदर आपको ना सिंपल डिफरेंशिएशन आना चाहिए, जैसे कि x² + 4x + 2 है, तो भाई इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो x² वाले में क्या होगा, पावर को आगे लिखकर एक पावर कम कर देंगे, 4x में 4 आ जाएगा, x का 1 जाएगा, और कांस्टेंट का हो जाएगा 0। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको बेसिक, देखो चैप्टर 6 पढ़ने के लिए इन फॉर्मुलों को आना चाहिए और कुछ बेसिक्स आने चाहिए। बेसिक्स के अंदर ये आपको आना चाहिए, बस ज्यादा कुछ नहीं है, बस इतना सीख लो काम बन जाएगा। तो यहाँ पे ना दो टाइप के कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट 1 है, ये कांस्टेंट 2 है। तो कांस्टेंट की कहानी है, क्या कहानी है भाई, सुन लो, मजा आएगा, काम भी आएगा। तो कांस्टेंट कहता है अगर प्लस माइनस में हो तो भाई डिफरेंशिएट करने पे 0 आ जाएगा, जैसे कि ये +2 था, डिफरेंशिएट करने पे 0 आ गया। हाँ, मल्टीप्लाई डिवाइड में है तो डिफरेंशिएट करने पे सेम ही रहेगा, सेम ही रहेगा। जैसे कि ये जो 4 था वो x के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में, ये बिल्कुल सेम ही रहा, कुछ अलग नहीं हुआ, समझे। इस तरीके से डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए। तो बेसिक्स में ज्यादा कुछ नहीं है, यही। चैप्टर 7 का जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो ये है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट। ये जो फॉर्मूला है बेसिक फॉर्मूला है, जो आपको आता ही है कि भाई पावर को इंक्रीज करके पावर लिख दो। ये इंटीग्रेशन का बहुत ही बेसिक फॉर्मूला जो आपको आता है। बाकी आगे बढ़ते हैं, ये रहा। इसके अंदर देखो कुछ ये है तो सभी इंपॉर्टेंट, जो यहां पे लिखा हुआ है ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन मैं इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट बताऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये वाला भाई साहब, 1 2 और ये 3, 1 2 3, ये 3 ऐसे फॉर्मूला है जिस पर इंटीग्रेशन आपका 50% डिपेंड है। 50% इंटीग्रेशन इन 3 फॉर्मूले पे ही डिपेंड है भाई, इन 3 फॉर्मूले पे। और एक और है, कहां छुपा हुआ है, ये रहा भाई साहब,
sec स्क्वायर x dx का क्या होता है, tan x। ये आपको ध्यान देना है। और साथ में एक और चीज कि tan x को डिफरेंशिएट करने पे क्या आएगा, sec स्क्वायर x। ये रहा। अगर आप चाहते हो कि इंटीग्रेशन आपको अच्छे से आ जाए, कितना अच्छे से, बहुत अच्छे से, तो एक सिंपल सा चीज आपको करना है। क्या करना है, एक फॉर्मूला ये रहा जो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या है, tan x, ये दिखा रहा है। एक ये रहा, 1 2 3 3 1 4 1 5, ये 5 फॉर्मूले आपके दिमाग में या फिर जहां जहां घुस सकता है वहां घुसाकर डाल लो भाई। इतना मस्त फॉर्मूला है, इतना इंपॉर्टेंट है कि इंटीग्रेशन के सभी क्वेश्चंस के अंदर इनमें से कोई ना कोई एक ना एक फॉर्मूला लगता ही लगता है, समझे। और देखते हैं, और ये करने की जरूरत नहीं है बच्चे, पता नहीं ये पार्शियल फ्रैक्शन वाले फॉर्मूलों को याद करने में क्यों लगे रहते हैं, मैं तो भाई कभी समझ नहीं पाया। बेटा पार्शियल फ्रैक्शन वाले जो क्वेश्चन होते हैं इंटीग्रेशन के, आपको प्रैक्टिस करके कॉमन सेंस से कॉन्सेप्ट के साथ भी याद कर सकते हो, समझ सकते हो। उसके लिए आपको फॉर्मूला कोई रट्टा मारने की याद करने की जरूरत नहीं है यार। हर चीज को फॉर्मूले को देख देख के मत क्या करो, कुछ चीजें प्रैक्टिस करते करते दिमाग में डाल लिया करो कि ऐसे क्वेश्चन को ऐसे करना होता है। इज दिस क्लियर? ओके, और देखते हैं इसका जो इंपॉर्टेंट वाला है। ये सब तो बेकार है, पार्शियल फ्रैक्शन वाले फॉर्मूले को नहीं करना है, समझा दिया है। पार्शियल फ्रैक्शन वाले 4-5 क्वेश्चन को कर लो, समझ लो, ऑटोमेटिक फॉर्मूला क्लियर हो जाता है। ठीक है, और देखते ये रहा 1 2 3 ये 4, इन चारों में से एक फॉर्मूला जो बहुत बार बार यूज होता है, एक तो ये रहा tan x का, एक होता है sec x का। ये दोनों फॉर्मूले बार बार आपके यूज होता है। इन दोनों फॉर्मूलों को आपको लिख लिख कर प्रैक्टिस करना है भाई साहब। इज दिस क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। यहां पर कौन सा फॉर्मूला जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, देखो मेरे हिसाब से ये सारे फॉर्मूले, स्पेशल लिखा है ना स्पेशल फंक्शन, ये सारे के सारे फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है, एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा किसी भी कीमत पर। तो इन सभी फॉर्मूलों को लिखकर एक बार याद कर लो। लेकिन मेरे हिसाब से जब आप ज्यादा अच्छे से कर सकते हो, कहां गया भाई साहब वो फॉर्मूला, कहां गया, ये वाला कर लो, ये और एक ये। ठीक है, मतलब ये सारे फॉर्मूले अच्छे हैं, स्पेशल फंक्शन के हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये दोनों फॉर्मूले बहुत ज्यादा ही है। अगर आप इन सबको अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, भूलना मत। इंटीग्रेशन का बहुत कुछ इसी पे डिपेंड है। आगे बढ़ते हैं। ओके, इसके अंदर भाई साहब, इसके अंदर इससे बोल सकते जादुई फॉर्मूला, देखो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन का और चैप्टर 9 का यहां से बनता ही बनता है। 2 चैप्टर करवा दिए मैंने इसके अंदर। इस वाले टॉपिक पे, टॉपिक बोल सकते हो, फॉर्मूला बोल सकते हो, अनबंडिशन, जो आपको सही लगे आप वो बोलो। लेकिन ये देख लो, इसके ऊपर एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है, या तो चैप्टर 9 से आएगा या फिर चैप्टर 7 से, लेकिन 100% आएगा, 100 to 100%। एक ना एक, क्या बोला मैंने, एक ना एक क्वेश्चन इस वाले फॉर्मूले से आएगा, आपको ध्यान देना है। चलो आगे बढ़ते हैं। बाकी इस वाले के अंदर देखो, ये सभी मेरे को पसंद है क्योंकि सभी काम आते हैं, लेकिन सबसे स्पेशल वाला कौन सा है भाई, ये वाला। दुनिया का सबसे अच्छा फॉर्मूला यही है। अब बोलोगे सर आपने दुनिया का सबसे अच्छा फॉर्मूला क्यों बता दिया, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला चैप्टर 7 में 10% वर्क करता है। मतलब चैप्टर 7 के 10% क्वेश्चन के अंदर आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। कहने का मतलब ये वाला फॉर्मूला समझ जाओगे तो चैप्टर 7 इंटीग्रेशन आप 10% पूरा का पूरा कर लोगे भाई। लेकिन चैप्टर 8 90% इसी फॉर्मूले पे डिपेंड है भाई साहब। क्या बोला मैंने, इस फॉर्मूले के ऊपर चैप्टर 8 90% डिपेंड है। मतलब एक फॉर्मूला, क्या बोला मैंने, एक फॉर्मूले के ऊपर 2-2 चैप्टर डिपेंड है। तो बताओ वो फॉर्मूला दुनिया का सबसे अच्छा फॉर्मूला हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना, हो गया ना। ठीक है, तो वही काम है कि ये वाला फॉर्मूला अच्छे से लिखकर इसके 4-5 क्वेश्चन इंटीग्रेशन के, 4-5 क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का प्रैक्टिस कर लो। आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन आएंगे, एक चैप्टर 7 से, चैप्टर 8 से, जो कि इस फॉर्मूले पे ही डिपेंड होगा। क्लियर हो गया बेटा? मैं आपको सिर्फ फॉर्मूला नहीं बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि आपको पास कैसे होना है, क्या पढ़ने से पास होगा, कौन सा फॉर्मूला आपको याद करना है, कौन सा फॉर्मूला को प्रैक्टिस करना है। तो एक एक चीज आप नोटबुक में लिखना। कुछ चीजें मैं बताऊंगा लिख नहीं पाऊंगा, उसको भी नोट करो यार। नंबर स्कोर करना बहुत बड़ी चीज नहीं है अगर हम स्ट्रेटेजी से के हिसाब से पढ़े। ओके चलो, और कुछ ज्यादा काम का नहीं है इसके अंदर जो मुझे दिख रहा है। तो चैप्टर का नाम है अपना डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या नाम है? डिफरेंशियल इक्वेशन। सबको पता है। ये चैप्टर ना बच्चों को लगता है बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन डिफिकल्ट नहीं है, ये इजी है। मतलब ये चैप्टर आसान है। थोड़ा सा नोट्स पे ध्यान दोगे ना, इसके फॉर्मूले पे, इसके कॉन्सेप्ट पे, तो क्वेश्चन तो बहुत इजी यार इसके, है ना। इंटीग्रेशन तो बहुत आसान है, समझे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका वेटेज हमारा जाता है 10 to 15 मार्क्स का आता है, याद रखना। इसके बीच में हमेशा ही बनता है एग्जाम में, ठीक है। चलो, तो डिफरेंशियल इक्वेशन ये कहता है कि जब भी कोई इक्वेशन डिफरेंशिएशन के फॉर्म में हो, मतलब dy by dx के फॉर्म में हो, या यहाँ पे dx अपॉन dy के फॉर्म में हो,
जब भी ऐसे इक्वेशंस दिखे समझ जाना हो क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन, बहुत सिंपल। ठीक है, ऑर्डर का मतलब है कि मैक्सिमम आप कितनी बार उसे डिफरेंशिएट कर चुके हो, मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट हो चुका है, याद रखना। ठीक है, ये याद रखना। जैसे कि यहां मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है, 2 बार, 2 टाइम्स, तो ऑर्डर कितना हो गया 2, तो ये हमारा ऑर्डर हो गया 2, तो ये हो गया ऑर्डर। डिग्री का मतलब होता है ऑर्डर के ऊपर पावर क्या है, क्या बोला मैंने, डिग्री होता है ऑर्डर के ऊपर पावर क्या है। बट डिग्री के बारे में बहुत कुछ पता नहीं होता बच्चों को। मान लो हम डिग्री का पता कर रहे हैं, ठीक है, तो यहां पे हमारे पास ना क्वेश्चन में 2 टाइप आएंगे। फर्स्ट आएगा जब ये इक्वेशन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है, और सेकंड आएगा जब इक्वेशन करेक्ट नहीं होगा। तो जब इक्वेशन करेक्ट नहीं होगा तो डिग्री होगा नॉट डिफाइंड। वो ध्यान देने वाली बात है, बच्चों को पता ही नहीं होता। फॉर एग्जांपल जो ये वाला इक्वेशन है ये इनकरेक्ट है, पॉसिबल ही नहीं है कि यहां पे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एंगल को आप अलग से डिफरेंशिएट कर सकते हो, लेकिन एंगल को एंगल के अंदर तो डिफरेंशिएट नहीं कर सकते ना। तो ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, गलत है। तो यहां डिग्री क्या होगा, यहां डिग्री होगा नॉट डिफाइंड। कहने का ये मतलब है, समझे। तो 3 पॉइंट तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या कहानी है इसके बारे में। चलो आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये देख लो, जैसे कि यहां पे ऑर्डर हमारा कितना आ गया, मैक्सिमम कितने बार डिफरेंशिएट हुआ है, 2 बार, तो ऑर्डर कितना हो गया 2। अब ये इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, नहीं करेक्ट नहीं है, यहां पर गलत है। देखो लॉग के अंदर कभी डिफरेंशिएट नहीं होता है, लॉग के बाहर होता है। यहां डिग्री हमारा मतलब ऑर्डर हमारा हो गया 2, डिग्री हो गया नॉट डिफाइंड, ठीक है, समझे। वैसे इनका भी आप लोग आपस में मतलब सॉल्व कर लेना, टाइम आ लेना, ठीक है, समझ में आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन का मतलब होता है कि जो हमारा आंसर आ रहा है, सॉल्यूशन आ रहा है, जो सॉल्यूशन हमारा है वो किसके फॉर्म में है, कांस्टेंट के फॉर्म में है, उससे बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, याद रखना। मतलब कोई भी सॉल्यूशन, मतलब y इक्वल टू, मान लो y इक्वल टू हमारा आ गया mx प्लस c, मान लो ये आ गया, तो ये c के फॉर्म में है ना, तो इसका मतलब क्या है, जनरल सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहता है कि c की वैल्यू फिक्स कर दो, c की वैल्यू फिक्स कर दो, ठीक है, मतलब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होगा, c की वैल्यू फिक्स कर दिया, हमारा आ गया पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का एक ही मतलब है कि भाई कुछ पॉइंट्स है, ठीक है, सेटिस्फाई हो रहा है, या फिर हमने एक इक्वेशन को, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लिया है, ये हमारा हो गया सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये ध्यान देना है, ठीक है, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना ही क्या है, सॉल्यूशन है। थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। मान लेते हैं कि dy बाई dx हमारा है 2x की पावर 4 है, ये हमारा क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मैं इसको सॉल्व करके बनाऊंगा सॉल्यूशन, तो क्या करूंगा, पहले इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा, ये आप लोगों को आता होगा कुछ ऐसा लिखकर, ठीक है, फिर इंटीग्रेशन कर दूंगा, फिर इसका y हो जाएगा पता है सबको, 2 का 2, पावर इंक्रीज, पावर नीचे, प्लस c, ये हो गया इसका सॉल्यूशन, क्लियर हो गया। ये हमारा क्या है, जनरल सॉल्यूशन। तो ऐसे काम बनता है। मेथड्स ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, जो भी सब है, ठीक है, देखते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है, वेरिएबल सेपरेबल। तो वेरिएबल सेपरेबल कहता है कि भाई y को एक साइड और x को एक साइड इजीली कर सकते हो, मतलब x y वेरिएबल को हम अलग अलग कर सकते हैं, लेफ्ट और साइड में, फिर इंटीग्रेशन करके सॉल्व कर लेंगे। ये बहुत सिंपल होता है, ठीक है, यहाँ पे टर्म्स को आप सेपरेट कर सकते हो। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, अब देखो होमोजीनियस में 2 टाइप के होते हैं, dy बाई dx वाले और dx अपॉन dy वाले। इसके अंदर आप लोगे y इक्वल टू vx, इसमें आप लोगे x इक्वल टू vy। अब बोलोगे सर इसको पहचानेंगे कैसे, कैसे पहचानेंगे कि भाई ये होमोजीनियस है, ये बच्चों को दिमाग में आता ही नहीं है। जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं उनको पता होगा मैं क्या बोल रहा हूं। इसको बेटा पहचानना ऐसे है, क्वेश्चन में कुछ ऐसा लिखा होगा, ठीक है, कुछ ऐसा लिखा होगा, कुछ ऐसा लिखा हुआ आएगा क्वेश्चन में, ये सब ऐसा लिखा हुआ आता है। तो जब भी ऐसे सिम्टम्स दिखे तो समझ जाना वो क्वेश्चन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से ही सॉल्व होगा, ये आपको ध्यान देना है। अब है अगला है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर वाले का तो बहुत सिंपल फंडा है भाई, क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में इसका भी 2 टाइप का होता है। एक होता है dy बाई dx, py इक्वल में q, इसका होता है dx अपॉन dy, px इक्वल में q, ठीक है। और if का तो पता है, if का फॉर्मूला होता है e की पावर p dx, सिंपल। इस वाले में क्या होगा, e की पावर p dy, है ना। तो इस तरीके से इसका काम खत्म हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं। होमोजीनियस का तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको, ठीक है, ये तो समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है, पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ये भी मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया है, ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो बहुत सिंपल चीज है, आप इनको ना एक बार ना लिख कर नोट्स बनाओगे ना, जब आपको नोट्स बनाना सीख जाओगे, नोट्स जब बना लोगे तब पढ़ोगे तब समझ में आएगा, यार ये हो रहा था क्वेश्चन में, ये हो रहा था, अच्छा मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे गेम होता है, जब तक आप समझोगे नहीं कर नहीं पाओगे, और मैथमेटिक्स में रट्टा होता नहीं है, समझे। आगे देखते हैं क्या है माइंड मैप। देखो बेटा हर चैप्टर को पढ़ने के लिए एक माइंड मैप होना जरूरी है, कि कौन सा टॉपिक है, क्या है, उसको कितना टाइप से क्या होता है। तो एक छोटा सा माइंड मैप आप लोग भी बनाया करो, मैं बना के बता रहा हूं कि कैसे बना सकते हो, ठीक है। देखो
डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा टॉपिक है, उसमें हम क्या पढ़ते हैं, ऑर्डर पढ़ते हैं और डिग्री पढ़ते हैं, ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम, मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे ऑर्डर होगा, और डिग्री क्या होता है, जो ऑर्डर का पावर होता है, सिंपल। अब देखते हैं मेथड कि भाई डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड क्या क्या है। तो फर्स्ट मेथड है वेरिएबल सेपरेशन, मतलब हम वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। वो ये रहा जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि भाई जैसे कि यहाँ पे y डॉट dx इक्वल में x डॉट dy है, तो पहले वेरिएबल सेम वेरिएबल को साथ में कर लो, तो dx अपॉन x हो गया, ये dy अपॉन y हो गया। अब आराम से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये हो गया वेरिएबल सेपरेबल मेथड। अब नॉट वेरिएबल सेपरेबल का मतलब हो गया कि भाई तुम सेपरेट नहीं कर सकते, तुम ऊपर से लेकर नीचे तक का कोने कोने का जोड़ लगा लो, वो सेपरेट नहीं होगा। तब क्या करेंगे, तब हम दो टाइप यूज करेंगे। फर्स्ट हमारा क्या है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि अभी हमने समझा था अच्छे से। और सेकंड क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये ऐसा बनता है माइंड मैप। आप चाहो तो इससे भी बेहतरीन माइंड मैप बना सकते हो अपने एग्जाम के लिए। हर चैप्टर का एक माइंड मैप बनाओ, है ना, उससे रेगुलर सुबह सुबह उठकर उसको एक बार देख लो, ताकि तुम्हें प्रैक्टिस हो जाए। मैं बताता हूँ, बहुत अच्छी चीज है ये। हमारे पास चैप्टर कितने टोटल, 13 चैप्टर का मतलब है 13 माइंड मैप, ठीक है। एग्जाम से पहले भाई माइंड मैप भी आप रिवाइज कर लोगे ना, बता रहा हूं भाई 50% तुम्हारा रिवीजन तो वहीं पर जाता है, माइंड मैप के थ्रू ही। अब बनाना खुद के दम पे है उसको, ये तो मैंने हिंट दे दिया कि कैसे बना सकते हो। इसमें आप और भी कुछ ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से, कोई ट्रिक होगा, कोई फॉर्मुला, कोई मेथड, या कुछ भी आपको लगे कि भाई ये हो सकता है, तो माइंड मैप बना के रख लो अपने पास और उसको रिवाइज करते रहो। तो आप मैथमेटिक्स कभी नहीं भूलोगे। सबसे बेस्ट तरीका है रिवाइज करने का मैथमेटिक्स में, समझे। तो आप लोग, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इसको नोट्स बनाकर एक बार रिवीजन कर लेना, तो चैप्टर को समझने में, पढ़ने में बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है बच्चों। अब करते हैं चैप्टर 10 का। देखो चैप्टर 10 के अंदर ज्यादा थ्योरी में घुसोगे तो मैथमेटिक्स नहीं हो पाएगा। थ्योरी को समझना चाहिए कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, लेकिन मैथमेटिक्स कहीं ना कहीं बहुत सारे फॉर्मुलों पे और चीजों पे डिपेंड होता है। तो इसके अंदर आपको यह समझना है कि भाई यूनिट वेक्टर क्या होता है। ये रहा यूनिट वेक्टर, ये आपको पता है, बस छोटा सा रिवीजन, ठीक है। इंटरनल के लिए यहाँ पे प्लस आता है, नीचे भी प्लस आता है। एक्सटर्नल की बात किया जाए तो माइनस माइनस आता है, ये आपको पता है। बट आपको सिर्फ इंटरनल वाला याद करना है कि प्लस है, एक्सटर्नल उसका उल्टा हो गया, सिंपल सी बात है। ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट, भाई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहां से कंफर्म होता है, किसी भी कीमत पे एक क्वेश्चन यहां से आता ही आता है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है। बोलोगे सर क्यों नहीं करना है, क्योंकि सिर्फ आपको ये वाला फॉर्मूला याद करना है, इसी से ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। पता नहीं बच्चे कितना रट्टा मारते हैं भाई। एक बच्चा इस फॉर्मूले को भी याद कर रहा है, लिख लिख के इसको भी याद कर रहा है। अरे कॉमन सेंस लगाओ यार, ये वाला फॉर्मूला आप याद कर लो, सिंपल सी बात है, प्रैक्टिस कर लो। अब इसी से सारे फॉर्मूले बन जाएंगे। ए डॉट बी का भी यही से बनेगा, मैग्नीट्यूड ए डॉट बी का भी यही से बनेगा, एंगल का भी यही से बनेगा। तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आप इसको याद कर लो, लिख लो, प्रैक्टिस कर लो, ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्लियर हो गया। और ए क्रॉस बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट भाई। इस वाले टॉपिक से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, किसी भी कीमत पे आएगा। बस आपको ध्यान क्या देना है कि यहां पर एरिया वाला आएगा। एक क्वेश्चन यहां से आएगा, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ऐसा एक क्वेश्चन डॉट प्रोडक्ट से बनता ही बनता है, आपको ध्यान देना है। इसमें कौन सी ध्यान देना है, इसे डॉट नहीं क्रॉस प्रोडक्ट से। इस क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं डिटर्मिनेंट। तो ये डिटर्मिनेंट वाला टॉपिक भी आपको रिवाइज करवाता है। तो कहीं ना कहीं ये वाला टॉपिक बहुत अच्छा है, इसमें दो चैप्टर इंक्लूड है, वेक्टर एंड डिटर्मिनेंट। ओके, बाकी इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं है, ठीक है। ये देखो वही मैंने समझाया था ना, वही है। ए क्रॉस बी से आप डिटर्मिनेंट भी सीखोगे, समझना है। चलो आगे देखते हैं चैप्टर 11 3D। देखो भाई साहब 3D के अंदर आपको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला ये होता है ना। ये भी आपको पता है, ये अपना LMN डायरेक्शन कोसाइन हो गया, ठीक है। ये आपका हो गया cos थीटा। एक और चीज आपको ध्यान रखना है, कहां गया, ये रहा, ये अच्छा है, ये वाला फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। L स्क्वायर M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1। यहां से एक MCQ आने का चांस हमेशा ही रहता है, तो इस वाले फॉर्मूले से रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेना। क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखना और क्या है इसके अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट ये रहा एंगल फॉर्मूला। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल वही वाला है, ए डॉट बी वाला, तो कुछ अलग नहीं है इसके अंदर। तो ध्यान रखना, आप लोग अलग समझ के इसे याद मत करना, रट्टा मत मारना। अभी वेक्टर के अंदर हमने क्या देखा था, ए डॉट बी का फॉर्मूला ये होता है। सर यही तो है, ये कुछ अलग कहां है भाई, ये कहां है ये अलग, देखो ना वही तो है। ये दोनों गया, इसके नीचे डिवाइड में आ गया, वही तो है ये। तो वेक्टर हो या 3D हो, एंगल का फॉर्मूला सेम ही रहता है, बस मॉड आ जाता है, पूरे पे क्या आ गया, मॉड, सिंपल सी बात है, ठीक है। बाकी ये वाला फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़े बड़े फॉर्मूले हैं। आप एंगल का ये वाला फॉर्मूला याद रखो, इसी के फॉर्म में कर सकते हो, आ जाएगा आंसर, ठीक है। बाकी आप ये देख लो, ये रहा डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के ऊपर एक क्वेश्चन यहां से हमेशा आने का चांस रहता है। क्लियर हो गया। तो एक न एक क्वेश्चन आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के ऊपर आता ही आता है, आपको ये प्रैक्टिस करना है, कैसे भी करना है। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया चीज है ये, इसको रट्टा मार के या फिर कैसे भी लिखकर इसे याद कर लो। और डिस्टेंस के साथ एक और फॉर्मूला आता है, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन।
क्या बोला, जब दो लाइन आपस में पैरेलल होता है तब क्या होगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला ये रहा। ये भी है, एक क्वेश्चन यहां से भी आने का चांस है। क्लियर हो गया। लेकिन जो मैं अब बताऊंगा वो इंपॉर्टेंट है बहुत। एक क्वेश्चन हमेशा ऐसा आएगा कि दो लाइन आपस में क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर है। ठीक है, यहां बनेगा परपेंडिकुलर, एक लाइन 1 ये रहा, एक लाइन 2 ये रहा। क्लियर हो गया। फिर यहां से शुरुआत होगा, दो लाइन का इक्वेशन दे देगा या कुछ भी देगा, फिर बोलेगा फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये पॉइंट क्या हो गया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। या फिर बोलेगा फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये वाला पॉइंट क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, यहां पर जो होगा इसे बोलते हैं इमेज। एक ऐसा क्वेश्चन हमेशा आता है एग्जाम में, बोलते हैं फाइंड द पॉइंट ऑफ इमेज। ठीक है, जिसमें हम मिड, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये हमारा बन जाएगा मिड पॉइंट। जब बोलेगा ना फाइंड इमेज, ये आपका इन दोनों पॉइंट का बन जाएगा मिड पॉइंट। ये और ये पॉइंट हमें पता चल जाएगा, तो ऑटोमेटिक ये वाला भी आप निकाल सकते हो। तो ऐसा एक क्वेश्चन हमेशा आता है, तो ध्यान देना है। ऐसा एक क्वेश्चन आएगा तो उसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन यहां से आएगा तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। एक ना एक क्वेश्चन, फाइंड द इमेज, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, परपेंडिकुलर, कुछ ना कुछ लिखा हुआ आएगा। इसमें लिखा हो राइट एंगल है, ठीक है, राइट एंगल बोलेगा, या फिर बोलेगा परपेंडिकुलर है, कुछ ना कुछ बोलेगा राइट बाइसेक्टर है, राइट बाइसेक्टर। तो ध्यान देना है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये टॉपिक आज छोड़ दिया तो बहुत पछताओगे। या फिर बोलेगा एंगल 90 डिग्री है। तो आपके बुक में सैंपल पेपर में जो भी आपके पास है, वैसे आपके पास मेरा वाला ही सैंपल पेपर होगा, उसमें मैंने सब कुछ डाल रखा है। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है बेटा तो मुनीर सर के ऐप पे जाना, 100 आउट ऑफ 100 कंटेंट लिखा होगा 12th क्लास का, उसको डाउनलोड करना। उसमें आपको सैंपल पेपर मिल जाएगा, क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, मेरे सभी बेस्ट लेक्चर्स के लिंक मिल जाएंगे। तो बहुत बढ़िया चीज मैंने डाल रखा है। अगर अभी भी आपको टेंशन है, कंफ्यूजन है, तो मुनीर सर के ऐप में जाके 100 आउट ऑफ 100 कंटेंट ले लो। इज दिस क्लियर? ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो छोड़ना मत, बड़ा पछताओगे। ठीक है, आगे देखते हैं। एलपीपी में दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे, एक होगा बाउंडेड एरिया वाला, एक होगा अनबाउंडेड एरिया। क्या होगा, अनबाउंडेड एरिया, बाउंडेड एरिया और अनबाउंडेड एरिया। बाउंडेड एरिया में दो टाइप के क्वेश्चन होंगे, एक तो बोलेगा मैक्सिमाइज करो, एक बोलेगा मिनिमाइज करो। ठीक है, कि मैक्सिमम निकालो, मैक्सिमम वैल्यू निकालो, मिनिमम वैल्यू निकालो। ऐसा देखते हैं स्टेप्स क्या है। पहला स्टेप ये है कि जो भी लीनियर इक्वेशन गिवन होगा हमें उसके दो पॉइंट्स निकालने होंगे, फिर ग्राफ को प्लॉट करना होगा, फिर कॉमन एरिया और फिजिबल रीजन फाइंड करना होगा, फिर कॉर्नर पॉइंट और जेड को सॉल्व करना होगा। मतलब कॉर्नर पॉइंट्स की वैल्यू को जेड में पुट करना होगा, सॉल्व होगा। अभी मैं सारे क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, अभी आप समझ समझ के नोट्स बनाओ और लास्ट में हम लिख देंगे आंसर कि भाई मैक्सिमम वैल्यू ये है, मिनिमम वैल्यू ये है। वैसे ही सेम होगा अनबाउंडेड में। तो क्या होगा, हमें मैक्सिमम निकालना होगा, मतलब मैक्सिमाइज करना होगा और मिनिमाइज करना होगा। इसके स्टेप्स क्या है, सेम है। 2 पॉइंट्स फाइंड करो, प्लॉट करो ग्राफ, फिर कॉमन एरिया फिजिबल रीजन निकाल दो, फिर कॉर्नर पॉइंट्स निकाल दो फिजिबल रीजन का, फिर जेड की वैल्यू फाइंड कर लो। अब यहाँ पर नया क्या है, यहाँ पर नया है हमारा वेरीफाई। क्या है, वेरीफाई। यहाँ पे वेरीफाई करना नहीं है, लेकिन यहाँ पे वेरीफाई करना है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका यही है, बच्चों को पता ही नहीं होता है कि अनबाउंडेड के अंदर वेरीफाई कैसे करे, कैसे पता करे कि भाई मैक्सिमम क्या है और मिनिमम क्या है, और कैसे कंफर्म है। बस बच्चे क्या करते हैं, कॉर्नर पॉइंट को जेड में पुट कर दिया, वहां से जो मिनिमम दिखा मिनिमम हो गया, मैक्सिमम दिखा मैक्सिमम हो गया। नहीं भाई, ये कोई गेम नहीं है कि जो दिखा वो हो गया, समझे। हमें कभी कभी कुछ चीजों को वेरीफाई करना होता है, प्रूफ देना होता है। तो अनबाउंडेड एरिया में आपको वेरीफाई भी करना है, फिर उसके बाद आंसर लिखोगे। इन सबको मैं एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा। अभी आप इसे नोट्स में बना के लिख लो, एग्जाम के टाइम यही काम आएगा फटाफट। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पहले कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अभी हमने स्टेप्स देखा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लिया, अब कुछ पॉइंट्स लिख लो जो तुम्हारे एमसीक्यू में या नॉलेज को इंक्रीज करने में काम आएगा। जैसे कि हमारा जो एलपीपी होता है उसमें हम क्या होगा कि एलपीपी के अंदर जो पॉइंट्स होगा वो डिफरेंट हो सकते हैं, बट मैक्सिमम वैल्यू सेम होगा। कहने का मतलब है अलग अलग पॉइंट 2,3 पे भी 100 आ सकता है और 4,5 पे भी, याद रखना 100। तो अलग अलग पॉइंट्स पे सेम वैल्यू हो सकती है। फर्स्ट पॉइंट का मतलब ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन। देखो इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या होगा, मीन टारगेट होगा एक, दूसरा होगा मिनिमम और मैक्सिमम की वैल्यू फाइंड करना, जो कि हमारा सिलेबस ये है। वैसे इसका एक और टारगेट होता है क्या, मीन फाइंड करना। क्लियर हो गया। बाकी ओनली इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब जो ये भी हम ग्राफ बनाएंगे, जो भी हम प्रॉपर सॉल्व करेंगे वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही आएगा। ये आपको ध्यान रखना है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। बहुत सारे क्वेश्चन में, बहुत सारे क्या, हर क्वेश्चन के अंदर ये लिखा हुआ आएगा। बच्चे समझ नहीं पाते इसका मतलब क्या है। बेटा इसका मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव किसमें होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है। ऑप्टिमल वैल्यू, देखो जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो आता है उसी को हम बोलते हैं ऑप्टिमम वैल्यू, जो कि डिपेंड किस पे है, कॉर्नर पॉइंट पे। अब कॉर्नर पॉइंट किस पे डिपेंड है, फिजिबल रीजन के। तो ये वाले पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। बच्चे क्या करते हैं मैथमेटिक्स में ना नोट्स नहीं बनाते हैं, उसको थ्योरेटिकली पढ़ते नहीं है,
जिसकी वजह से उनको नॉलेज कम मिलता है, अपने एग्जाम में थोड़ा क्वेश्चन चेंज होता है तो उनका दिमाग फट जाता है ना। चलो अनबाउंडेड केस में क्या होता है, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है, अगर कॉमन रीजन किसके बीच में, जेड वाली लाइन में और जो गिवन लाइन है उसमें हैगा तो नॉट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। अगर जेड वाला, देखो जब हम वेरीफाई करेंगे ना तो मैं इस दोनों पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा, बट इतना ध्यान रखना है कि अगर जेड वाली लाइन में, जेड वाली लाइन को ड्रॉ किया हमने और गिवन लाइन को ड्रॉ किया, उनमें कुछ गिवन कॉमन आ गया, कुछ क्या आ गया कॉमन, तो ध्यान रखना कि भाई ना मैक्सिमम वैल्यू होगा ना मिनिमम, ठीक है। बट अगर कॉमन नहीं आया, कॉमन रीजन उनके बीच में नहीं आया, तो मैक्सिमम भी होगा और मिनिमम भी होगा। इन दोनों पॉइंट्स को जब अनबाउंडेड अभी होगा, अभी बताऊंगा तो मैं प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा इसको दोबारा लाकर, ठीक है। अभी इसे नोट करो, आगे बढ़ते हैं। चलो पहले कुछ देखते हैं हम एमसीक्यू, अगर एग्जाम में एमसीक्यू आएगा तो कैसे हैंडल करना है। क्वेश्चन बोल रहा है भाई कि हमें कॉर्नर पॉइंट गिवन है 1 2 3 4, एक फिजिबल रीजन है, ठीक है, इमेजिन कर लो कॉर्नर पॉइंट हमें गिवन है। अब मैक्सिमम वैल्यू किस पर, इस पर और इस पर क्या है हमारा, ये रहा, मतलब इस पॉइंट पे भी, मतलब इस पॉइंट पर भी मैक्सिमम वैल्यू हमें पता है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू जो हो रहा है वो इस पॉइंट पे भी आ रहा है और इस पॉइंट पे भी आ रहा है। मैंने कहा था पॉइंट डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन वैल्यू सेम हो सकता है, तो दोनों पॉइंट पर क्या है मैक्सिमम वैल्यू हमें पता है, क्या है जेड है, तो बताना रिलेशन क्या होगा। कुछ नहीं करना है यार, पहले इस वाले पॉइंट पे चेक कर लो 2,4, तो जेड की वैल्यू क्या आएगा, जेड की वैल्यू जाएगा x2 है y4 है तो 2p प्लस 4q, ये आ गया, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। जैसे कि हमने इस पे चेक कर लिया तो ये हमारा क्या हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब चेक करेंगे इस पर, इस पे चेक कर लिया तो ये आ गया हमारा सेकंड इक्वेशन। अब ये दोनों जेड है, दोनों ही मैक्सिमम वैल्यू है, दोनों आपस में क्या जाएंगे इक्वेट हो जाएंगे, तो इक्वेट करने पे ये आ गया, इसको सोल्व करने पे ये आ गया, ये इसका आंसर है। तो ऐसा एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने का चांस बहुत ज्यादा है। हमारा आ गया प्रोबेबिलिटी, ठीक है, क्लियर। देखो भाई प्रोबेबिलिटी का ये फॉर्मूला जो है बहुत काम के फॉर्मूले होते हैं, इसमें कुछ ज्यादा मैं बोलना नहीं चाहता हूं कि ये फॉर्मूला कर लो, वो फॉर्मूला कर लो, ऐसा कर लो, ये सारे फॉर्मूले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ अलग कहने वाली बात नहीं है। प्रोबेबिलिटी पूरा का पूरा डिपेंड है आपके प्रैक्टिस पे, ठीक है, बट इसके बारे में मैं कुछ समझा देता हूं। जैसे कि प्रोबेबिलिटी से एक आता है हमारा केस स्टडी, ठीक है, केस स्टडी का मैंने बाहुबली सीरीज में डाल दिया है, केस स्टडी का अलग से बना रखा है, वो जाके देखना आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आता है बेस थ्योरम, बेस थ्योरम, ठीक है, तो बेस थ्योरम का जो फॉर्मूला है उसको याद कर लो, प्रैक्टिस कर लो, समझ लो, कर लो। बस मैं छोटा सा रिवीजन करवा देता हूं बेस थ्योरम का कि भाई PE1 होता है यहां पर, फिर PA/E1 यहां पे आता है, फिर PE2 यहां पे आता है, PA/E2 यहां पे आएगा, ठीक है, डॉट 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 ऐसा चलता रहेगा, क्लियर। मान लेते हैं कि क्वेश्चन में पूछा गया है PE1 के बारे में, मान लेते हैं तो PE1 वाला ऊपर आ जाएगा, ठीक है, E1 ना E1 ये रहा, ये दोनों केस ऊपर आएगा, ठीक है। बाकी टोटल नीचे जैसे कि PE1 PA/E1 प्लस PE2 PA/E2 प्लस डॉट 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 सब आ जाएंगे ऐसे ही। यही होता है बेस थ्योरम। तो एक ना एक क्वेश्चन आपके बेस थ्योरम से आता ही आता है, इसको लिख लिख के प्रैक्टिस करके जाना। छोटे मोटे चीजों में नंबर मत कटवाओ भाई, बहुत आसान होता है। और एक और बात, जाते जाते क्लास खत्म होते होते एक मैं काम की बात समझाता हूं आपको। काम की बात क्या है, जिस बच्चों को डर लगता है कि सर हम पास कैसे होंगे, सर 80 में से 27 चाहिए, सर बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है, उसका इंतजाम सुन लो भाई। पास होने का जुगाड़ बता रहा हूं मैं, पास होने का, उन बच्चों के लिए जिनको पास होने में टेंशन हो रहा है, ठीक है, बहुत सिंपल जुगाड़ है, आपको पता है, लेकिन आप करोगे नहीं, लेकिन मैं बोलूंगा तो करोगे, ठीक है। देखो 80 में से चाहिए अपने को 27, कितना चाहिए 27, इसका जुगाड़ बता रहा हूं मैं आपको। 20 मार्क्स का मान लो एमसीक्यू है असर्शन रीजनिंग का मिलाकर, ठीक है, उसमें से आप मान लेते हैं कि 15 मार्क्स स्कोर कर लोगे। अगर मेरा आप बाहुबली सीरीज का एमसीक्यू का सीरीज भी कर लेते हो, वो लेक्चर भी कर लोगे, तो 20 में से 20 तक स्कोर कर लोगे, मुझे पता है, बट मान लेते हैं कि 15 नंबर आप करते हो। और दूसरा जो केस स्टडी, सेकंड वाले में हम बात करते हैं केस स्टडी, ठीक है, केस स्टडी कितने नंबर का आता है 12 मार्क्स का। और केस स्टडी अच्छे से पढ़ना होगा, कहने का मतलब है भाई इसको आप 100% सीख कर जाओ, अच्छे से सीख कर, और केस स्टडी भी 100% सीख कर जाओ अच्छे से। तो देखो 20 में से 15 ये हो गया, 12 वो हो गया, कितना हो गया 27 मार्क्स, 5 2 7 1 1 2 खत्म हो गया पास। भाई क्या दिक्कत है इसमें, क्या दिक्कत आया बताना। बाहुबली सीरीज में आपको बस क्या करना है, केस स्टडी वाला लेक्चर करना है, लिख लिख के प्रैक्टिस करना है, उसी में से 100% श्योर हूं आपके एग्जाम में केस स्टडी आएगा। और बाहुबली सीरीज का एमसीक्यू वाला लेक्चर पढ़ना है, ठीक है, उसी में से प्रैक्टिस करना, आपके एग्जाम में उसी में से आएंगे। जब 20 मार्क्स में यहां दे रहा हूं, 12 मार्क्स में यहां दे रहा हूं, 20 + 12 32 आ रहा है। अब फिर भी आप लोग कोई गलती कर दिया, फिर भी 27 तो आ जाएगा ना भाई, तो पास होने की टेंशन क्यों ले रहे हो। जब सुनील सर है आपके पास,
तो पास तो होने की टेंशन लेना ही नहीं है आपको बस मैं जैसे बोल रहा हूं वैसा करो, थोड़ा सा मेहनत करो, थोड़ा मेरा सुनो, लिख लिख के प्रैक्टिस करो, काम बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। और एक और बात दिमाग में डाल लो, जो लिखता है वो सीखता है।